हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। आव्या क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ वो है वेव ऑप्टिक्स इन वन शॉट रिवीजन। क्लियर है। सो हम लोग ऑप्टिक्स का, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों का वन शॉट रिवीजन करेंगे। तो फर्स्ट आपको वेव ऑप्टिक्स का है, उसके बाद रे ऑप्टिक्स का होगा। तो इसमें जो जो चीज़ हम लोग रिवाइज करने वाले हैं उसका यहाँ पर एक ब्रीफ आउटलाइन दिया गया है। हम लोग वेव का सुपर इम्पोजिशन समझेंगे, पहले उसके डिफरेंट केसेस समझेंगे, फिर डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लाइट जो है उसको भी हम लोग देखेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का बेसिक देखेंगे, फिर और उससे एसोसिएटेड जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का चीज़ होता है उसको देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे डिफरेंट केसेस को यहाँ पर ग्रीन कलर से दिखाया गया है। सो ये सब डिफरेंट केसेस हैं। आप देख सकते हो, यदि स्लिट विड्थ डिफरेंट हो जाए तो क्या होगा, ग्लास लगा दिया जाए तो क्या होगा, अनदर मीडियम का केस हो तो क्या होगा। सो अलग अलग केसेस हैं, सारा केस को कवर किया गया है इंक्लूडिंग थिन फिल्म इंटरफेरेंस। और लास्ट में फिर हम लोग डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन का केस देखेंगे। सो यदि ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन का सेपरेट वीडियो होगा, अदरवाइज इसी में डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को भी मैं ऐड करूंगा। सो आइए बिना समय गवाए हुए हम लोग सारे कंसेप्ट्स को देखते हैं। यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स होंगे उसको डिस्कस नहीं किए जाएंगे, प्रॉब्लम्स बस मैं डाल दिया हूँ इसमें, और उसका जो सॉल्यूशन होगा, जो डीपीपी का वीडियो है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का वीडियो है, उसमें उसका सॉल्यूशन होगा। तो पहला कंसेप्ट है कि एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ वेव ड्यू टू सुपर इम्पोजिशन कैसे निकालते हैं। ठीक है। सो यदि सपोज करो कि एक वेव हो गया y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t प्लस phi1 और दूसरा वेव हो गया a2 साइन ओमेगा t प्लस phi2, तो बेसिकली ये जो इसका आर्गुमेंट है ना, इन दोनों के डिफरेंस को ही आप फेज डिफरेंस बोलते हो। इसी को आप क्या बोलते हो, फेज। सो यदि आप इसको अल्फा दिखाओगे और इसको यदि बीटा से दिखाओगे तो फेज क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का मॉड। सो यही चीज मैं यहाँ पर किया हूँ। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला ऐसे करके आप निकाल सकते हो। अब फेज डिफरेंस से पाथ डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो पाथ डिफरेंस हमेशा ध्यान दो कि पाथ डिफरेंस होता है लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। क्लियर है। ये फॉर्मूला कैसे आता है, सो आपको मालूम है। आप बोल सकते हो कि इसे 2 पाई यदि फेज डिफरेंस है तो पाथ डिफरेंस लैम्डा को क्रॉसपॉन्ड्स करता है, और एक यदि फेज डिफरेंस है तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 पाई को करता है, और phi1 माइनस phi2 यदि आपको फेज डिफरेंस है तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा क्या, लैम्डा बाई 2 पाई इंटू मॉड phi1 माइनस phi2। क्लियर है। अब आपको इंटरफेरेंस के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग बेसिक समझ लेते हैं। पहला तो है कि सोर्सेस क्या होना चाहिए, कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। कोहेरेंट सोर्स का मतलब क्या है, इनके बीच का कांस्टेंट फेज डिफरेंस। जो मैंने बताया अल्फा एक फेज और दूसरा बीटा एक फेज बताया, तो अल्फा माइनस बीटा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब ये कांस्टेंट कब आएगा, यदि फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, मीन्स कि ओमेगा 1 एक का हो जाएगा, दूसरे का ओमेगा 2 हो जाएगा, तो कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं कांस्टेंट हो सकता है, क्योंकि ओमेगा 1t ओमेगा 2t हुआ, डिफरेंस कितना हो गया, ओमेगा 1t माइनस ओमेगा 2t। सो ये ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2t। अब ये देखो, टाइम यदि चेंज हो रहा है तो ये जो वैल्यू है क्या ये कांस्टेंट रहेगा, कभी नहीं रहेगा। सो फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब क्या हो गया कि वेवलेंथ सेम होना चाहिए। सो क्लियरली कोहेरेंट सोर्स के लिए सेम वेवलेंथ होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, एंड या तो दोनों फेज में हो या उनके बीच का एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। मीन्स जो फेज डिफरेंस है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, आप इंटरफेरेंस को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओ, इसके लिए उसका जो एम्पलीट्यूड है ना वो कॉम्परेबल एक दूसरे के होना चाहिए। लाइक यदि एक एम्पलीट्यूड A1 है और दूसरे का यदि 100 A1 कर दोगे ना तो बहुत ज़्यादा, तो आप इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। इनके एम्पलीट्यूड को एक दूसरे के कॉम्परेबल होना चाहिए। क्लियर है। सो आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है और इंटेंसिटी होता है, उसका फॉर्मूला क्या है। तो यदि दो वेव ले लो, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी एंड y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, सो इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो फाई है, और इसका सपोज करो कि इंटेंसिटी I1 है और दूसरे वेव का इंटेंसिटी I2 है। आपको मालूम है कि जो इंटेंसिटी I होता है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। क्लियर है। सो आप देखो कि जो रिजल्टेंट वेव होगा वो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ने से आएगा। सो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 हो जाएगा। और सपोज करो कि इसका वैल्यू ये आया, जिसमें रिजल्टेंट वेव का ये एम्पलीट्यूड है और ये उसका क्या है, आपको फेज है। ठीक है।
मीन्स कि थीटा फेज है और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। जो इनिशियल जो इनके बीच का फेज एंगल फाई है वो आप यहाँ पर कॉस से उसका कॉस लोगे और 2a1 a2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर स्क्वायर करोगे a1 का a2 का और उसको स्क्वायर रूट ले लोगे। लाइक सपोज करो कि आप ये बोलोगे ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री है पहला वेव, दूसरा है आपको ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री, तो इनके बीच का फेज एंगल फाई कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। सो आप लोगे स्क्वायर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस 30 डिग्री। क्लियर है? अब ये जो फेज एंगल फाई होता है वो कैसे निकल रहा है? ये आपको निकल रहा है a2 साइन फाई डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 कॉस फाई। क्लियर है? सो ये बेसिकली आपको वेक्टर का फॉर्मूला है, उसी का यूज़ किया गया है। अब जो सेकंड कंसेप्ट है वो है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का। सो हम लोग इसको दूसरे पेज में समझते हैं। क्लियर है? देखो इंटेंसिटी क्या होता है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है। सो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, और इस कारण से आपको एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके इक्वालिटी साइन लाना होगा। लाइक इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, सो इंटेंसिटी इज इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर। सो यही किया गया है। देखो यदि फर्स्ट के कारण इंटेंसिटी I1 है तो क्या हो जाएगा? I1 इज इक्वल टू के A1 स्क्वायर, दूसरे के कारण हो जाएगा I2 इज इक्वल टू के A2 स्क्वायर, और फाइनल हो जाएगा I इज इक्वल टू के A स्क्वायर। सो क्लियरली इसका जो नेट इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा। कैसे ये आया? सो आप देखो कि I इज इक्वल टू के ए स्क्वायर है और k इंटू ए स्क्वायर का वैल्यू है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। अब के a1 स्क्वायर आपको I1 के इक्वल है, के a2 स्क्वायर आपको I2 के इक्वल है, और स्क्वायर रूट के a1 इज इक्वल टू 2I1, इसको हो जाएगा स्क्वायर रूट I1 स्क्वायर रूट I2 और कॉस फाई। क्लियर है? सो बिकॉज आप स्क्वायर रूट I1 लिख सकते हो स्क्वायर रूट के इंटू A1, वैसे ही हो जाएगा स्क्वायर रूट के इंटू A2। इन दोनों को से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? के A1 A2। सो ये इसी का यूज़ किया गया है। अब देखो यदि आइडेंटिकल सोर्स के बारे में बात करेंगे तो I1 और I2 I0 या फिर एक सेम इंटेंसिटी का होगा, और उस केस में ये किस में चेंज हो जाएगा? I0 प्लस 2 स्क्वायर रूट I0 इंटू I0 कॉस फाई। सो क्लियरली ये हो गया आपको 2I0 प्लस 2I0 कॉस फाई का इक्वल, और 2I0 यहाँ से आप कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस कॉस फाई हो गया। 1 प्लस कॉस फाई होता है बच्चों 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 के। सो ये हो गया 2I0 इंटू 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, डेट इज 4I0 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 के। तो ये आ गया आपको ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पर। सो आइडेंटिकल सोर्स के लिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लो, और यदि आइडेंटिकल सोर्स नहीं होगा तो ये फॉर्मूला का यूज़ करना है। अब ये जो टर्म आया ना, ये टर्म ये आपको बोलते हैं क्या? इंटरफेरेंस टर्म। क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस टर्म। बिकॉज आपने एक I1 इंटेंसिटी लिया, एक दूसरा I2 इंटेंसिटी लिया, लेकिन I1 प्लस I2 को जोड़ने के बावजूद जो नेट इंटेंसिटी I नेट आया वो ये फॉर्मूला आ गया। उसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया 2 स्क्वायर रूट I1 I2 इंटू कॉस फाई। क्लियर है? सो इट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू वेव्स इन मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो एनर्जी बेसिकली आपको सुपर इम्पोजिशन के कारण दो आपको वे में वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई है, कुछ मैक्सिमा के फॉर्म में, कुछ मिनिमा के फॉर्म में। और मैक्सिमा मिनिमा को कैसे आप समझोगे? आप कॉस फाई का अलग अलग वैल्यू रखो। यदि कॉस फाई का वैल्यू 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट I1 I2, डेट इज ये हो गया स्क्वायर रूट I1 प्लस स्क्वायर रूट I2 का होल स्क्वायर। और जब cos फाई का वैल्यू -1 होगा या फाई का वैल्यू 180 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 माइनस 2 स्क्वायर रूट I1 I2 cos फाई। सो एक केस में जो नेट इंटेंसिटी है वो बढ़ रहा है, और दूसरे केस में जो नेट इंटेंसिटी है वो I1 प्लस I2 से घट रहा है। तो जो एनर्जी था ना वो दो पार्ट में आपको डिस्ट्रीब्यूट हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया।
क्लियर है, समझ गए ना। सो द इंटरफेरेंस टर्म इज ऑब्जर्व्ड ओनली फॉर कोहेरेंट सोर्स। यदि नॉन कोहेरेंट सोर्स रहेगा तो ये जो इंटरफेरेंस टर्म आया है ना, ये आपको ऑब्जर्व नहीं होगा। और इन कोहेरेंट टर्म के लिए ये चूंकि जीरो के इक्वल हो जाएगा तो आई नेट क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, I1 प्लस I2। सो इन कोहेरेंट सोर्स के लिए आप ध्यान रखना, यदि इंटेंसिटी I1 और I2 दिया जाए तो एग्जाम में कोई पूछता है ऑब्जेक्टिव में, आप बोल दोगे I1 प्लस I2। समझ गए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो आगे है डिफरेंट केसेस। पहला हो गया जब फाई का वैल्यू 0 हो गया या 2n पाई हो गया, और 2n पाई के का मतलब क्या हुआ कि पार्ट डिफरेंस क्या होगा, n लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। आपको मालूम है यदि ये वेव है तो ये पार्ट डिफरेंस हो गया आपको लैम्डा के इक्वल हो गया, और ये बेसिकली एंगल कितना हो गया 2 पाई। वैसे ही 4 पाई लोगे तो 2 लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। सो बेसिकली यदि इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होगा ना तो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव बनता है, मीन्स कि एक दूसरे को वो ऐड ऑन करता है। देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या हो गया कि ये जो वेव है ना, एक वेव जब पीक पे गया तो दूसरा वेव भी पीक पर गया, और जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों को ऐड कर देगा। सो इस केस में देखो फाई का वैल्यू कितना है, इनके बीच का फेज डिफरेंस क्या है, दोनों एक साथ या तो पीक पे जाता है या ट्रफ पे जाता है। सो दोनों एक साथ ही एक ही कंडीशन को अचीव कर रहा है, और फाई का वैल्यू ये 0 डिग्री होगा या 2 पाई होगा या 4 पाई होगा, या फिर पार्ट डिफरेंस के टर्म में बात करें तो लैम्डा होगा, 2 लैम्डा होगा, या फिर 0 होगा, कुछ पार्ट डिफरेंस नहीं होगा। सो इस केस में आपको जो नेट एम्पलीट्यूड होता है वो होता है A1 प्लस A2। नेट एम्पलीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ, और नेट इंटेंसिटी की बात करूँगा तो नेट इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट I1 प्लस स्क्वायर रूट I2 का होल स्क्वायर, जो कि हम लोग देख चुके हैं। क्लियर है। और यदि सेम दोनों इंटेंसिटी रहेगा I0 के इक्वल तो I मैक्स 4I0 हो जाएगा। आप फॉर्मूला याद रखना, 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। सो फाई का वैल्यू यहाँ पर आपने रखा है 0 डिग्री। सो आपको एम्पलीट्यूड भी यदि सेम लोगे तो A मैक्स होगा 2A0 के। समझ गए। इसमें कोई बहुत टफ चीज़ नहीं था, बहुत आसान है। जब फाई का वैल्यू जब 90 डिग्री रहेगा तो देखो वेव ऐसा कुछ रहेगा, एक से वेव दूसरे से 90 डिग्री से शिफ्ट हो रहा है, और उस केस में जो नेट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होगा वो इसमें चेंज हो जाएगा, बिकॉज कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है आपको 0 डिग्री होता है, का वैल्यू 0 होता है। और वैसे ही यदि इंटेंसिटी भी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी आई नेट हो जाएगा आपको I1 प्लस I2। क्लियर है। ये उतना इंपॉर्टेंट केस नहीं होता है। इंपॉर्टेंट केस होता है जो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस है, जब फाई का वैल्यू 180 डिग्री हो, ठीक है, या 2n-1 पाई हो, जहाँ n का वैल्यू 1 2 3 4 हो। इस टाइप से आप इसको 2n-1 इंटू पाई ही मत समझो, 2n प्लस 1 इंटू पाई भी हो सकता है, जहाँ n का वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे करके हो सकता है। n का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि केवल आपको पॉजिटिव ही समझना है, निगेटिव भी हो सकता है। तो पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस आपको ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 आया, लाइक पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 आएगा, 3 लैम्डा बाई 2 आएगा, 5 लैम्डा बाई 2 आएगा। ठीक है। सो ऑड मल्टीपल आएगा, और इस केस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मीन्स कि एक का यदि टॉप होगा, एक का क्रेस्ट होगा तो दूसरे का ट्रफ होगा। लाइक यदि यहाँ के पार्टिकल को पहला वाला वेव यदि ऊपर ले जाना चाहा तो दूसरा वाला वेव उसको किधर ले जाना चाहा, नीचे लेकर जाना चाहा, और इस कारण से जो रिजल्टेंट वेव होगा वो इन दोनों के एम्पलीट्यूड से छोटा होगा, 0 भी हो सकता है। ठीक है। सो ए मिनिमम क्या हो जाएगा, मॉड A1 माइनस A2, और उसी तरह से एम्पलीट्यूड का जो इंटेंसिटी का मिनिमम इंटेंसिटी होगा I1 प्लस I2 माइनस 2 स्क्वायर रूट I1 I2, डेट इज I मिनिमम हो गया स्क्वायर रूट I1 माइनस स्क्वायर रूट I2 का होल स्क्वायर। और यदि एम्पलीट्यूड आपको दोनों का सेम रह गया, डेट इज A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A0, या तो इसमें केस में A मिनिमम कितना हो जाएगा, A मिनिमम हो जाएगा 0 के इक्वल। ठीक है, यहाँ से, और उसी तरह से I मिनिमम या मिनिमम इंटेंसिटी का वैल्यू 0 हो जाएगा। आप यहाँ फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हो, 4I0 cos स्क्वायर 5/2, और यहाँ पर फाई का वैल्यू कितना है 180 डिग्री। सो ये हो जाएगा आपको 4I0 cos स्क्वायर 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू होता है 0। सो ये हो गया 0।
सो क्लियरली ऐसे करके आप कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में समझ गए। अब यदि 2 पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैलकुलेट करना हो तो कैसे करोगे? तो सपोज करो कि 2 कोई पॉइंट है जहां पर 2 वेव पहुंच रहा है, पॉइंट P है और पॉइंट Q है, ठीक है। कभी कभी इस टाइप का प्रॉब्लम पूछता है, इसलिए ये फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए। सो I1 और I2 दोनों का सेम इंटेंसिटी है। यहाँ पर जब दोनों वेव आया तो पाथ डिफरेंस Δ1 आया और यहाँ पर आया तो पाथ डिफरेंस Δ2 आया। तो आपको पूछेगा कि इंटेंसिटी का रेशियो निकालो, IP/IQ निकालने के लिए बोलेगा। सो यहाँ पर पहले जो पाथ डिफरेंस आया ना उसको आप किस में चेंज करोगे? फेज डिफरेंस में चेंज करोगे। फेज डिफरेंस में कैसे आप चेंज करोगे? सो φ1 हो जाएगा, आपको पाथ डिफरेंस हो गया Δ1 इंटू 2π/λ, ठीक है। ये आपको फेज डिफरेंस में हो गया। अब इसी तरीके से आप यहाँ पर दूसरे के लिए निकालोगे तो क्या होगा? Δ2 2π/λ, क्लियर है। सो कॉस स्क्वायर φ1/2 है तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर Δ1 इंटू π/λ, क्लियर है। इसको आपने φ1/2 निकाल दिया। फिर उसी तरह से आपने IQ निकाल दिया। सो ये आपको रेशियो का फॉर्मूला हो गया। सो मेरे ख्याल में कंसेप्ट समझ गए होंगे। तो कंसेप्ट नंबर 2 हम लोग अच्छे से समझ गए। हम लोग कंसेप्ट नंबर 3 देखते हैं। देखो कंसेप्ट नंबर 3 बहुत ही आसान है, जो डिफरेंट केसेस आपको इसमें डील किया गया है। तो सपोज करो कि यदि इंडिविजुअल आपको एम्पलीट्यूड या इंडिविजुअल इंटेंसिटी दिया जाए तो आपको रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी निकालना है। तो कैसे निकालोगे? तो उसके लिए फॉर्मूला ये है। आपको मालूम है कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के होल स्क्वायर से। तो मैक्सिमम के केस में क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि जो मैक्सिमम के केस में एम्पलीट्यूड जुड़ जाता है। वैसे ही I मिनिमम हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। सो इनका जो I मैक्स बाई I मीन होगा वो क्या होगा? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अब अगेन आप देखो कि यदि इंटेंसिटी के फॉर्म में दिया गया हो, एम्पलीट्यूड को आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। सो I मैक्स हो गया स्क्वायर रूट I1 प्लस स्क्वायर रूट I2 का होल स्क्वायर, और वैसे ही हो जाएगा स्क्वायर रूट I1 माइनस स्क्वायर रूट I2 का होल स्क्वायर। सो ये भी आप फॉर्मूला समझ गए। अब दोनों को मैं यदि स्क्वायर रूट I2 से डिवाइड कर दूं तो मेरा फॉर्मूला ये हो गया। सो ये 3 जो फॉर्मूला है, ये 3 फॉर्मूला में से जो भी आएगा, यदि रेशियो ऑफ इंटेंसिटी आएगा तो ये फॉर्मूला का यूज कर लेना, यदि इंडिविजुअल इंटेंसिटी दिया जाएगा तो इसका यूज कर लेना, एम्पलीट्यूड का वैल्यू दिया गया तो इसका कर लेना। अब यदि आपको दिया जाए, पूछे कि रेशियो ऑफ इंटेंसिटी क्या है, यदि I मैक्स और I मीन दिया गया हो, तो आप देखो ये जो पहला और तीसरा फॉर्मूला को यदि कंबाइन कर दोगे तो क्या होगा? स्क्वायर रूट I1 बाई I2 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2 माइनस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट I मैक्स बाई स्क्वायर रूट I मीन, या फिर बोल सकते हो स्क्वायर रूट I मैक्स बाई I मीन बाई 1, ठीक है। अब क्या करो? कंपोनेंटो डिविडेंडो का यूज कर दो। ये दोनों ये जो डिनोमिनेटर है ना उसको न्यूमरेटर में जोड़ दोगे, और वैसे ही आप जो नीचे में भी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को घटा दोगे। तो क्या हो जाएगा? ऊपर में देखो क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर रूट I1 बाई I2, और नीचे में क्या हो जाएगा? 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट I मैक्स बाई I मीन प्लस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट I मैक्स बाई I मीन माइनस 1, क्लियर है। सो इसका यूज करके आप स्क्वायर रूट I1 I2 भी निकाल सकते हो यदि आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी दिया गया हो तो, मैक्सिमम और मिनिमम। अब कभी कोई प्रॉब्लम ऐसा पूछ देता है कि भाई इंटेंसिटी रेशियो I1 I2 n/1 में है, तो I मैक्स और I मीन का वैल्यू निकालो। तो हम लोगों ने देख लिया है यदि I1 इज इक्वल टू NI2 होगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला हो गया, ये वाला हो गया। यदि सपोज करो कि I2 इज इक्वल टू है NI1, ठीक है, तो आप क्या कैसे लिख सकते हो? तब आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 बाई स्क्वायर रूट n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 1 बाई स्क्वायर रूट n माइनस 1, वो भी अल्टीमेटली इसी में चेंज हो जाएगा। सो ये फॉर्मूला इंटेंसिटी रेशियो का फैक्टर का आपको दिया गया हो इंडिविजुअल का, तो मैक्सिमम और मिनिमम का कैसे निकलता है समझ गए। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके बारे में आगे भी देखेंगे। इफ द विड्थ ऑफ वन स्लिट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक यदि स्लिट का विड्थ
के फैक्टर से बढ़ा दिया जाए तो इंटेंसिटी जो लाइट का उस स्लिट से आएगा वो के टाइम्स बढ़ जाएगा। मीन्स कि पहले मान लो कि I1 है और I2 है, ठीक है। अब ये इसको ऐसा किया गया कि ये स्लिट जो था ना इसको दुगना कर दिया गया, तो अब क्या इंटेंसिटी रहेगा I1 and 2I2। क्लियर है, समझ गए। फिर कभी कभी आपसे पूछ देता है कि एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया गया n:1, तो I max और I min क्या होगा, वो फॉर्मूला आप जानते हो, A1 + A2 का होल स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। A1 - A2 का होल स्क्वायर आपके लिए हैंडी हो इसलिए केवल दिया गया है। एग्जाम में कभी कभी आता है कि यार क्या होगा फॉर्मूला, अचानक से दिमाग ब्लैंक होने लगता है, तो इसके लिए आप सब यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। एवरेज इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, एवरेज के लिए आप I max + I min / 2 कर दोगे। I max का वैल्यू आप जानते हो क्या हो गया, देखो I max का वैल्यू हो गया √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, और I min के लिए हो जाएगा √I1 - √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2I1 + I2/2। सो ये हो गया I1 + I2। वैसे ही I1 हो गया एम्पलीट्यूड का A1 का होल स्क्वायर, और I2 हो गया A2 का होल स्क्वायर। ये किस केस में आया था, जब नॉन कोहेरेंट सोर्सेस मिले थे। सो नॉन कोहेरेंट सोर्स में जो इंटेंसिटी मिलती है वो आपको एवरेज इंटेंसिटी होती है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है फ्रिंज विजिबिलिटी का, मीन्स कि फ्रिंज कितने अच्छे से विजिबल है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। सो बेसिकली आप सोचो कि जितना कॉन्ट्रास्ट रहेगा ना उतना आसानी से फ्रिंज दिखेगा। मीन्स कि जितना आपको आसानी से वाइट दिखा, ब्लैक, मतलब पहले आपको ब्लैक दिखा, फिर वाइट दिखा, फिर ब्लैक दिखा, तो ये तभी होगा जब इंटेंसिटी सिमिलर रहे। ऐसे भी यदि दो सोर्स लो जिसका इंटेंसिटी सिमिलर रहेगा ना, तो जो मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्ट्रास्ट आपको सबसे ज़्यादा होगा। सो टू कोहेरेंट सोर्स के लिए जो फ्रिंज विजिबिलिटी निकालने का जो मेथड है वो ये है, आपको I max - I min / I max + I min। और आप देखो कि जब फॉर इक्वल इंटेंसिटी के लिए आपको फ्रिंज विजिबिलिटी कितना हो जाएगा, I max और I min का वैल्यू तो आपको 0 हो जाता है, ठीक है। सो डिवाइडेड बाई I max। सो बिकॉज आप मालूम है कि इक्वल इंटेंसिटी यदि ले लोगे तो I minimum 0 हो जाएगा, और I max कितना हो जाएगा 4I0। आप यदि I0 और I0 लोगे तो क्लियर है, बिकॉज फॉर्मूला आपको याद है 4I0 cos स्क्वायर 5/2 था, ठीक है। और phi = 0 हो गया आपको मैक्सिमम का कंडीशन, और phi = 180 डिग्री था मिनिमम का कंडीशन। सो यहाँ से आपको फ्रिंज विजिबिलिटी कितना आ गया, 1 आ गया, और 100% आ गया। सो मेरे ख्याल में ये आप समझ गए होंगे। अब इस पर ये जो कंसेप्ट 2 और 3 देखे, इस पर बेसिकली 3 प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके DPP का हिस्सा हैं, ठीक है। सो प्रॉब्लम नंबर 1, 2, 3, बेसिकली हम लोग इस पूरे वीडियो में 15-16 प्रॉब्लम देखेंगे जिसको कि DPP में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो पहले में है कि आपको इंटरफेरेंस किस किस वेव के सुपर इम्पोजिशन के एडिशन से बन सकता है। प्रॉब्लम नंबर 2 आपको इंटेंसिटी पर है, और प्रॉब्लम नंबर 3 आपको फ्रिंज विजिबिलिटी पे है। सो आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे जो नेक्स्ट कंसेप्ट है मेरा कंसेप्ट नंबर 3 तो हो गया। ये कंसेप्ट नंबर बेसिकली आपको 4 होगा, ये होगा डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लाइट। देखो ये बहुत आसान है, और इससे कभी कोई प्रॉब्लम छोटे छोटे पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम्स आते हैं, इसलिए हम लोग समझ लेते हैं। सो ब्रीफली जानते हैं। सो पहला जो थ्योरी आया था वो था न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ये बोल रहा था कि जो लाइट है ना वो बहुत टीनी पार्टिकल्स से बना होता है, जिसको हम लोग कॉर्पस्कुलर बोलते हैं, और ये बेसिकली आपको स्ट्रेट लाइन में मूव करता है विथ हाई वेलोसिटी से। और जब ये आई में इंटर करता है तो ये इमेज ऑब्जेक्ट का प्रोड्यूस करता है, सेंसेशन ऑफ विजन देता है। कलर ऑफ लाइट का कारण क्या है, तो कलर ऑफ लाइट इज ड्यू टू डिफरेंट साइज, ठीक है। सो डिफरेंट साइज से डिफरेंट कलर्स आपको फील होता है। प्रॉपर्टी जो इसने एक्सप्लेन किया वो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इससे एक्सप्लेन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन हो जाएगा। लेकिन जो अनएक्सप्लेन्ड हुआ वो डिस्पर्सन था, इंटरफेरेंस था, डायफ्रैक्शन था, पोलराइजेशन था, डॉपलर इफेक्ट था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। लेकिन ये प्रॉपर्टी को भी एक्सप्लेन करने के लिए इसने क्या क्या एजम्पशन लिया। देखो रिफ्रैक्शन में लाइट रे आपको बेंड करती है, सो इसने बोला कि डेंसर मीडियम अट्रैक्ट्स द कॉर्पस्कुलर, सो स्पीड वाज हाई इन डेंसर मीडियम। वो बोल रहा है कि जब मीडियम डेंसर मीडियम में आता है ना, तो वो डेंसर मीडियम में जो नॉर्मल लाइन की तरफ मुड़ता है तो उसको अट्रैक्ट कर रहा था, इसलिए स्पीड इसका हाई हो जाता है। रिफ्लेक्शन के लिए जो एजम्पशन लिया, हिट्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन बाउंस बैक एंड रिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व।
हालांकि ये थ्योरी डिस्कार्ड हुआ, क्यों हुआ? बिकॉज जब स्पीड ऑफ लाइट को वाटर में कैलकुलेट किया गया तो ये पाया गया कि स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज स्मॉल इन कंपैरिजन टू रेयरर मीडियम। क्लियर है? सो अब जो नेक्स्ट जो सेकंड थ्योरी आई वो था हाइजन वेव थ्योरी। ठीक है, सो ये कहा कि लाइट जो है ना वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर का वेव है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर का। ये आप ध्यान दो, मीन्स कि जो लाइट के जो पार्टिकल्स होंगे ना वो आपको वेव के अलोंग मूव कर रहे हैं, वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं। ट्रांसवर्स में यदि वेव इस तरफ जाएगा तो पार्टिकल आपको ट्रांसवर्स मीन्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे और लॉन्गिट्यूडनल में उसी के अलोंग मूव करेंगे। क्लियर है? सो इसने बोला कि और लॉन्गिट्यूडनल मीडियम है तो इसका मतलब उसको कोई मीडियम चाहिए होगा, तो उसने एक हाइपोथेटिकल मीडियम का नाम दिया जिसको एथर बोला, और इसका हाई इलास्टिसिटी एंड वेरी लो डेंसिटी है, परफेक्ट ट्रांसपेरेंट है, और लाइट वेव इज ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ, वेरियस कलर ऑफ लाइट ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ। सो इसने बोला कि डिफरेंट जो कलर्स आ रहा है डिफरेंट वेवलेंथ के कारण आ रहा है। जो इसने प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर पाया, इंटरफेरेंस कर पाया, डायफ्रैक्शन कर पाया, बिकॉज लेकिन पोलराइजेशन नहीं कर पाएगा बिकॉज ये पहले ही लॉन्गिट्यूडनल वेव बोल दिया था। सो ये कुड नॉट एक्सप्लेन रेक्टेंगुलर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रोमटम इफेक्ट। ठीक है, सो ये डायफ्रैक्शन पर एक और पॉइंट है कि ये वेव थ्योरी कैसे आया। सो आप देखो कि डायफ्रैक्शन फिनोमेना को ये डिस्कवर किया गया, फिर आपको यंग्स ने आपको एक्सपेरिमेंट करके कैलकुलेट किया वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम द इंटरफेरेंस पैटर्न। ऑल्सो ये यंग्स ने बोला कि लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। सो वेव थ्योरी जो है ना वो फाइनली प्लेस्ड हो गया। हम लोग पहले जब न्यूटन का पार्टिकल थ्योरी को डिस्कार्ड किया गया तो वेव थ्योरी आपको प्लेस हो गया, बिकॉज आप देखो यदि लाइट यदि पार्टिकल समझोगे तो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट रहेगा और दो स्लिट्स रहेगा, तो आपको दो ही मिलना चाहिए। ठीक है, दो ही आपको यहाँ पर ये जो लाइट रे स्ट्रेट वे में आना चाहिए और सीधे यहाँ पर आपको दो ही फ्रिंज या दो ही लाइट मिलने चाहिए। लेकिन यदि वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे तो मल्टीपल्स यहाँ पर फ्रिंजेस स्क्रीन पे आएगी जो कि यंग्स ने दिखाया। सो लाइट वेव हो गया, इस थ्योरी को एस्टैब्लिश हो चुका है। अब जब मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आया 1860 में तो इसने क्या किया, इसने बोला कि जो लाइट है वो ईएम वेव के फॉर्म में फ्री स्पेस में ट्रेवल करता है। सो ये मैकेनिकल वेव नहीं है, मीन्स कि लॉन्गिट्यूडनल नेचर का नहीं है, मैकेनिकल नहीं है, और इसको मीडियम नहीं चाहिए। सेकेंडली उसने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों इंटरलिंक्ड है एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन C इज इक्वल टू 1/√μ0 ε0। ठीक है, जहां पर आपको इन दोनों का वैल्यू डाला गया, जो μ0 है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इन वैक्यूम जिसका वैल्यू होता है 4 pi × 10⁻⁷, वैसे ही ε0 का वैल्यू होता है आपको 9 × 10⁹ पाई जो कि इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होता है वैक्यूम में। इन दोनों को जब डाल के कैलकुलेट किया गया तो लाइट का स्पीड वैक्यूम में इतना आया। सो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान ले लो। ठीक है, और मैक्सवेल ने बताया कि लाइट आपको ईएम वेव है। सो इसने सब चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया। सो हम लोग जान गए कि लाइट एक ईएम वेव हो गया और वेव होने के कारण सब चीज़ एक्सप्लेन हो गया, केवल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट ये सब नहीं हो पाया। क्लियर है? सो ये आपको हेल्वर्ट एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन इन 1900 का है, जो बोलता है कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड एंड दैट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट यूज। सो यहाँ से बेसिकली पार्टिकल नेचर ऑफ वेव पिक्चर में आना शुरू हुआ। अब देखो ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होगा यदि लाइट किसी मेटल सरफेस पर फॉल कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन निकला ना उसका स्पीड इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। प्लैंक्स ने अपना क्वांटम थ्योरी दिया 1905 में। ठीक है, ये बोल रहा है कि लाइट इज प्रोड्यूस एब्जॉर्ब डिसकंटिन्यूअसली इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज फोटोन। सो फोटोन का कंसेप्ट प्लैंक्स ने दिया, जो कि बोल रहा है कि हर एक फोटोन का जो एनर्जी होता है वो उसके फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है h, जो जिसको हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, उसका वैल्यू ये होता है। सो हर एक फोटोन का मीन्स कि जो लाइट है वो हर एक फोटोन के फॉर्म में ट्रैवल कर रही है और हर एक फोटोन का एनर्जी उसके फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है।
यदि आप लाइट का इंटेंसिटी बढ़ा दे रहे हो, मीन्स कि नंबर ऑफ फोटोन्स को बढ़ा रहे हो, और यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे रहे हो, मीन्स कि एनर्जी ऑफ ईच फोटोन बढ़ा रहे हो, ठीक है। सो आई थिंक ये आपको फ्लो ऑफ फोटोन इज अ वेव, सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। सो later on Einstein put extended the concept of Planck and explained photoelectric effect। सो आपको यदि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझने में कोई दिक्कत है तो मेरा एक वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का कंप्लीट रिवीजन है, उसको देखिए। सेकेंड आया आपको डिब्रोगली डुअल थ्योरी ऑफ लाइट, जो कि आपको बोला कि लाइट बोथ पार्टिकल भी है, वेव भी है। Wave nature of light explains the interference, diffraction, polarization, while particle nature of light explains photoelectric effect and Crompton effect। So मेरे ख्याल में ये आपको डिफरेंट थ्योरीज थी। अब हाइजन थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ये पहले इस थ्योरी को समझने से पहले जो वेव फ्रंट का कंसेप्ट है उसको हम लोग समझते हैं। देखो वेव फ्रंट का कंसेप्ट ना बहुत आसान है, ठीक है। सो सपोज करो कि मेरा कोई एक सोर्स है, मैं यहाँ पर पॉइंट सोर्स ले रहा हूँ, तो पॉइंट सोर्स से वेव आपको हर डायरेक्शन में निकल रही है, ठीक है। सो सपोज करो कि ये वेव आपको हर डायरेक्शन में निकल रही है। अब क्या है कि टाइम t1 के बाद आप सपोज करो कि सारे वेव ना आपको फर्स्ट क्रेस्ट पे आ गया है। सो सारे जो क्रेस्ट पर्ट्स को लेकर के आप जो एक लाइन ड्रॉ करोगे, लोकस बनाओगे, वही आपको क्या कहलाएगा, वेव फ्रंट। वैसे ही आप टाइम t2 के बाद सारा आपको ट्रफ पे है, ठीक है। तो सारे को लेकर के जो आप लोकस ड्रॉ करोगे ना, वो आपको क्या कहलाएगा, वेव फ्रंट। मीन्स कि वेव फ्रंट आपको ऐसा टाइम से डिपेंड नहीं करता है, मीन्स कि लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स जो कि सेम फेज में किसी टाइम इंस्टेंट पे हो। तो जितने भी पार्टिकल्स सेम फेज किसी टाइम इंस्टेंट पे होगा, उसको ले करके जो आप लोकस ड्रॉ करोगे, उसका इक्वेशन ड्रॉ करोगे, उसी को आप वेव फ्रंट कहोगे। समझने में कोई दिक्कत है? मीन्स आप ऐसे समझ सकते हो कि वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट है ना, सबका सेम फेज है, या तो सब क्रेस्ट पे है या तो सब ट्रफ पे है, मीन्स सबका कंडीशन, अवस्था, सब चीज एक है। क्लियर है? और जो लाइट रे है ना, वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है। वेव फ्रंट पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे, लाइक ये होगा, ये होगा, यहाँ पर देखो 3 अलग अलग टाइम इंस्टेंट पर वेव फ्रंट दिखाए गए हैं। टाइम t1 पे ये x1 डिस्टेंस आया और वेव फ्रंट ये बना। टाइम t2 पे x2 डिस्टेंस आया, वेव फ्रंट ये बना। टाइम t3 पे x3 डिस्टेंस आया, वेव फ्रंट ये बना। सो ये जो हर एक वेव फ्रंट पे जो पार्टिकल्स होंगे ना, वो वाइब्रेट करेंगे सेम फ्रीक्वेंसी से, इक्वल टू सोर्स फ्रीक्वेंसी, और वो सेम फेज में होंगे। मीन्स कि थर्ड वाला वेव फ्रंट का सारा पार्टिकल फेज में होगा। आप ये मत सोचना कि थर्ड वाले वेव फ्रंट को सेकंड वाले से आप फेज में मिला देना, नहीं। हर एक वेव फ्रंट का पार्टिकल सब आपस में सेम फेज में होगा। अच्छा, सेकंड एक इंपॉर्टेंट है। सपोज करो कि स्फेरिकल वेव फ्रंट आपको पॉइंट सोर्स के केस में बनता है, तो वेव ना वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है। या आप ऐसे भी समझो कि वेव जिस डायरेक्शन में मूव करती है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यदि आप लाइन ड्रॉ करोगे तो वेव फ्रंट बनता है। सो यदि पॉइंट सोर्स होगा तो वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा, और उस केस में इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड जो वैरी करेगा, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² एंड एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। जितना दूर जाते जाओगे उसी हिसाब से एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी इस हिसाब से वैरी करते जाएगा। अब हम लोग सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट देखते हैं। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बेसिकली लाइन सोर्स के केस में होता है। सपोज करो कि कोई एक ट्यूब लाइट है, ठीक है, जो कि लाइन सोर्स है, जो ये वेव निकाल रही है। सो ये वेव इस तरीके से हर एक डायरेक्शन में मूव करेगी, और इक्वल टाइम में वेव आपको इक्वल डिस्टेंस होगा। सो ये वाला पार्ट जो एक पॉइंट सोर्स की तरह काम कर रहा है, इसके लिए एक स्फेरिकल, इस तरह से एक सर्कुलर वेव फ्रंट बना। यहाँ उसके नीचे वाले के लिए भी सर्कुलर वेव फ्रंट बनेगा, उसके नीचे वाले के लिए भी सर्कुलर बनेगा, सबके लिए एक एक सर्कुलर वेव फ्रंट बनेगा, और उस सब को जब जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सो बेसिकली टाइम t के बाद आप सोचो कि सारे वेव यहीं पर आए हैं, ठीक है, और वो
इक्वल वो सेम फेज में है और सोर्स फ्रीक्वेंसी से ही वाइब्रेट कर रहे हैं। इस केस में इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड कैसे होगा? सो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r एंड एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू 1/√r। ठीक है, मीन्स कि इससे r डिस्टेंस पर यदि आपसे इंटेंसिटी पूछा जाए तो क्या होगा, ये इस वे में प्रोपोर्शनल होगा। कभी कभी सवाल पूछता है, ठीक है। प्लेनर वेव फ्रंट, ये भी देखो बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। व्हेन द वेव्स आर कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस, यदि बहुत दूर से आ रहा है ना तो वेव फ्रंट क्या बन जाता है, प्लेनर बन जाता है। प्लेन में देखो सारा जो वेव है ना पैरेलल, ये वेव क्या है, जब पैरेलल वेव मूव करेगा तो जो वेव फ्रंट होगा ना वो क्या होगा, प्लेनर वेव फ्रंट। अब ध्यान दो, पैरेलल। अब जो यदि मान लेते हैं कोई एक आप स्फेरिकल सोर्स लो तो वेव बन रहा है, वेव फ्रंट बन रहा है। जैसे जैसे आप बहुत दूर जाओगे ना इससे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको पैरेलल टाइप का हो जाएगा। ठीक है, अब देख रहे हो इसमें पैरेलल टाइप का हो गया। सो इसलिए कहा गया है कि वेव कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस देन प्लेनर वेव फ्रंट आर ऑब्जर्व्ड, और लाइट और जो लाइट रे है वो पैरेलल होगा। इसमें इंटेंसिटी क्या है, r का पावर 0 है, बिकॉज बोथ इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड आर इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम प्लेनर वेव। तो मेरे ख्याल में ये आप समझ गए होंगे। अब यदि लेंस का बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है। तो लेंस या मिरर हैज़ एन एबिलिटी टू चेंज वेव फ्रंट। देखो लेंस और जो मिरर है ना वो वेव फ्रंट को से चेंज करता है। कैसे चेंज करता है वो देखो, कन्वर्जिंग लेंस चेंजेस इट इनटू द डिक्रीजिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट वाइल डाइवर्जिंग लेंस चेंजेस इट टू द इंक्रीजिंग वेव फ्रंट। अब ये देखो ये कन्वर्जिंग लेंस है। अब ध्यान देना, लेंस जैसे हुआ आपको कभी कभी आएगा कि वेव फ्रंट ड्रॉ करने के लिए, तो कैसे ड्रॉ करोगे, देखो ऐसे आया पैरेलल लाइट रे। अब लाइट रे एक पॉइंट पर फोकस हो रहा है, सो आपको इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यदि लोकस बनाओगे तो वेव फ्रंट निकलेगा। सो ये छोटा होता जा रहा है, यहाँ पर ये ऐसे ऐसे है। ठीक है, सो क्लियरली ये देखो वेव फ्रंट आर ऑलवेज 90 डिग्री टू द लाइट वेव। सो दैट्स वाई लेंस यहाँ पर क्या कर रहा है, प्लेनर वेव फ्रंट को आपको स्फेरिकल वेव फ्रंट, इनफैक्ट डिक्रीजिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट में चेंज कर रहा है। या आप इस डायरेक्शन से देखोगे तो डिक्रीजिंग जो रेडियस का स्फेरिकल वेव फ्रंट है उसको प्लेनर वेव फ्रंट में चेंज कर रहा है। हम लोग अलग अलग केसेस के लिए देख लेते हैं। देखो बहुत अच्छे ढंग से इसमें लिखा गया है, कन्वेक्स लेंस क्या करता है, डिक्रीजिंग के केस में कर रहा है, और जो कनकेव लेंस क्या है वो प्लेनर वेव को इंक्रीजिंग, देखो ये क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग में चेंज कर रहा है, बिकॉज लाइट रे ऐसे आया और ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है, सो क्लियरली ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, सो कनकेव लेंस प्लेनर को क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग रेडियस, ठीक है, इंक्रीजिंग रेडियस का स्फेरिकल वेव फ्रंट बना रहा है, चेंज कर रहा है उसको। कनकेव मिरर देखो क्या कर रहा है, कनकेव मिरर आपको इसी तरीके से चेंज कर रहा है, ऐसे आ रहा है मिरर से और ऐसे फिर यहाँ पर इस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रहा है। सो प्लेन को आप किस में चेंज कर रहा है, ये डिक्रीजिंग रेडियस में। ठीक है, ये यहाँ पर कन्वर्ज कर रहा है। वैसे ही आप यदि कन्वेक्स मिरर के बारे में बात करोगे तो प्लेन को ये इंक्रीजिंग रेडियस ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट में चेंज कर रहा है। सो लेंस कैसे चेंज करता है, ये प्रिज्म कैसे चेंज करता है, वो आप आसानी से समझ सकते हो। सो बेसिकली वेव फ्रंट के कंसेप्ट को हम लोग समझ गए। अब हाइजन थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट ना बहुत आसान है। ये बोलता है कि एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस एंड दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। सो यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हो, ये आपका प्राइमरी सोर्स था एस, और ये प्राइमरी सोर्स एक वेव फ्रंट प्रोड्यूस किया जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। इस पर जो भी आपको पार्टिकल्स होंगे जो कि सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ एस से वाइब्रेट कर रहे हैं, वो भी आपको वेव को इमिट कर रहे हैं। इसको आप सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट बोलोगे, और सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट जो वेव को प्रोड्यूस करता है उसको सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं। सो ये जो वेव जो मूव करेगा, जैसे मैं एक दिखाऊं तुमको, वेव ऐसे ऐसे करके मूव कर रहा है, दिस आर कॉल्ड एज सेकेंडरी वेवलेट्स। क्लियर है, और ये वेवलेट्स आपको सारे डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा विथ अ वेलोसिटी ऑफ लाइट, और इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सेम एज सोर्स फ्रीक्वेंसी। अब ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स को भी आप यदि सेम फेज को लेकर के बनाओगे तो एक वेव फ्रंट बनेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, सो सेकेंडरी वेव फ्रंट जो प्राइमरी वाला है वो तो है ही, वो भी चल रहा है, और इस सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट भी अपना वेव फ्रंट प्रोड्यूस करते जा रहा है।
क्लियर है? सो यही आपको जो हाइजन थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट बोल रहा है, इसका बहुत यूज़ होने वाला है जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। सो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कंसेप्ट हम नंबर 4 है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, 2 कोहेरेंट सोर्स की रिक्वायरमेंट है एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 सोर्स विल बी वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू स्क्रीन डिस्टेंस एंड द मोनोक्रोमेटिक लाइट। सो बेसिकली इस फिगर को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको एक सोर्स ऑफ लाइट को इसे रखा गया है और साथ में ना 2 स्लिट था, 2 ओपनिंग था। सो ये दोनों ओपनिंग ना एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट बना, बिकॉज ये आपको सेम वेव फ्रंट का हिस्सा है। सो ये आपको सोर्स S2 बना और ये सोर्स S1 बना। ये दोनों ना आपस में एक वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, उस कारण से यहाँ पर आपको अल्टरनेट ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज स्क्रीन पर मिलता है, मीन्स कि अल्टरनेट मैक्सिमा और मिनिमा मिलता है। और जो सेंट्रल फ्रिंज, जो सेंटर पॉइंट है, जो दोनों सोर्स जो स्लिट से इक्वल डिस्टेंस है, उसको सेंट्रल पॉइंट बोलते हैं, वो ऑलवेज ब्राइट मिलता है आपको। यहाँ पर ना फेज दोनों सोर्स से लाइट वेव जो आता है उसमें फेज आपको 0 रहता है, क्योंकि पार्ट डिफरेंस आपको क्या है, 0 है। जैसे यहाँ है ओपनिंग, यहाँ है ओपनिंग और इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। अब यदि और क्या क्या ऑब्जर्वेशंस होता है, ये सब हम लोग ऑब्जर्वेशंस देख रहे हैं, इसको हो क्यों रहा है वो तो आगे देखेंगे। और फिर ऑब्जर्वेशन होता है कि यदि स्लिट विड्थ अनइक्वल होता है ना, तो मिनिमा कंप्लीटली डार्क नहीं होता है। यदि स्लिट विड्थ, ये जो विड्थ है ना स्लिट का, यदि ये इक्वल होता है तो मिनिमा कंप्लीटली डार्क होता है, अदरवाइज ये अनइक्वल होने पर मिनिमा कंप्लीटली डार्क नहीं होता है। और यदि स्लिट विड्थ को मैं बहुत बढ़ा दूं ना, तो यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिलता है, मीन्स ब्राइट डार्क की जगह आपको यूनिफॉर्म उसमें लाइट मिलता है। ठीक है, सो ये आपको बेसिकली यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। अब ये होता कैसे उसको भी हम लोग थोड़ा जान ले। देखो ये बहुत आसान है। ये आपको स्लिट हो गया, ठीक है, ये आपको स्लिट S1 हो गया, ये S2, ये आपको S1 और ये S2, और ये स्क्रीन यहाँ पर इतने दूर पे है। अब सपोज करो कि ये में x डिस्टेंस है पॉइंट P का सेंटर से, ठीक है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, तो इससे पॉइंट P डिस्टेंस पे है। तो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा। सो यहाँ से वेव दोनों डायरेक्शन से आई, इस स्लिट से भी आई, इस स्लिट से भी आई। यहाँ पर आपको पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस। ठीक है, अब पाथ डिफरेंस कैसे निकालोगे? सो ये जो डिस्टेंस है, ये D है, इनके स्लिट के बीच का डिस्टेंस। ये एग्जैक्टली यदि इस लाइन से, इस S1 से S2 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना, तो ये पॉइंट यदि S2 डैश है तो S1 और S2 डैश सेम फेज में, मीन्स कि यही डिस्टेंस है जो कि एक्स्ट्रा है। और ये यदि एंगल थीटा मान लोगे तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D साइन थीटा। ठीक है, बिकॉज साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये सेंटर पॉइंट से, ये जो S1 S2 का सेंटर पॉइंट से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये यदि 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है। ये एंगल आपको 90 माइनस थीटा हो जाएगा, मीन्स कि ये एंगल आपको थीटा हो जाएगा। और आप बोल सकते हो कि tan थीटा का वैल्यू होगा x बाई, यदि ये डिस्टेंस कैपिटल D है तो x बाई कैपिटल D। और यदि पाथ डिफरेंस D साइन थीटा के इक्वल है, ठीक है, पाथ डिफरेंस यही एक्स्ट्रा डिस्टेंस है D साइन थीटा, तो D साइन थीटा स्मॉल एंगल के लिए, बिकॉज कैपिटल D बहुत बड़ा होता है स्मॉल d से, स्क्रीन बहुत दूर है, इसके डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो आपको साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा के होगा और थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा के होगा। और tan थीटा का वैल्यू क्या हो गया, x बाई डी। सो ये पाथ डिफरेंस इस पॉइंट P पर जो निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, d इंटू एक्स बाई डी। इस डिस्टेंस को यदि आप y बोलोगे तो क्या होगा, d इंटू वाई बाई डी। सो मैं d इंटू वाई बाई डी भी यूज़ करता हूँ, d इंटू एक्स बाई डी भी यूज़ करता हूँ। अब सेकेंडली क्या है कि यदि मान लेते हैं सेंट्रल ब्राइट से आप नीचे जाओगे तो क्या होगा, तो यहाँ से नीचे जाओगे तो ये S1 है, ये S2 है। अब क्या हो जाएगा कि S1 ये वाला पार्ट डिफरेंस हो जाएगा, S1 एक्स्ट्रा डिस्टेंस पे है, बट कंसेप्ट सेम है। क्लियर है? सो आपको बस ये याद रखना है कि पाथ डिफरेंस निकल के आया d इंटू वाई बाई डी इज इक्वल टू d साइन थीटा। ठीक है, और ये यदि n लैम्डा के इक्वल हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, बिकॉज ये पार्ट डिफरेंस आपको लैम्डा हो गया, 2 लैम्डा हो गया, 3 लैम्डा हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, ये हम लोग जान चुके हैं। सो इस केस से आ जाएगा x इज इक्वल टू n लैम्डा डी बाई डी या y इज इक्वल टू n लैम्डा डी बाई डी फॉर n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 ले लो, प्लस माइनस 2 ले लो, कुछ भी ले लो।
सो x इज इक्वल टू 0 कॉरस्पॉन्ड्स करता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए, और nth ब्राइट फ्रिंज के लिए हो जाएगा, nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा के लिए फॉर्मूला ये हो गया, इट इज n लैम्डा d बाई डी इज इक्वल टू n बीटा। सो कैसा आता है, सो मैं एक बार जस्ट आपको बता देता हूँ। देखो हम लोगों ने देख रखा है, यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, ब्राइट आ जाएगा, उसके ऊपर क्या आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा कुछ, तो इसको हम लोग डार्क मानेंगे, फिर इसके ऊपर क्या आएगा, ब्राइट आएगा, ठीक है, फिर उसके ऊपर डार्क रहेगा, फिर आपको क्या रहेगा, ब्राइट रहेगा। सो दो ब्राइट के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। वैसे ही दो डार्क के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ब्राइट के ऊपर यहाँ डार्क होगा, दो डार्क के डिस्टेंस को भी बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ मीन्स कि दो कंजिक्यूटिव ब्राइट या दो कंजिक्यूटिव जो आपको डार्क है उसके बीच का डिस्टेंस सेम होता है, और वो कैसे निकलेगा, आपको वो निकलेगा, सपोज करो n का वैल्यू 2 डाल दो और 3 डाल दो, तो 3 लैम्डा डी बाई डी माइनस 2 लैम्डा डी बाई डी, इट इज लैम्डा डी बाई डी, और यही आपको हो गया फ्रिंज विड्थ बीटा के इक्वल, ठीक है। सो nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मूला ये हो गया। अब कभी कभी ऐसा भी आता है कि nth ब्राइट फ्रिंज जो सेंटर से है, nth वाला, ठीक है, सेंटर पर तो 0 वाला है, ठीक है, nth ब्राइट फ्रिंज का एंगल क्या है, तो ये कैसे आप निकालोगे, ये निकालोगे n लैम्डा बाई डी रेडियन से, ठीक है, कितना एंगल बना रहा है उसके लिए आप क्या करोगे, उसको जो ये डिस्टेंस है ना, इसको कैपिटल D से डिवाइड करोगे। क्लियर है? सो मेरे ख्याल में आप समझ गए हो, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखो कंस्ट्रक्टिव या डार्क फ्रिंजेस के लिए देख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव और डार्क फ्रिंजेस के लिए फॉर्मूला ये रहेगा, ठीक है, मीन्स कि आपने क्या किया कि d इंटू वाई बाई डी जो डिस्टेंस था, या d इंटू एक्स बाई डी, इसको कर दिया 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 के ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, और यदि ये लोगे तो लिखोगे n का वैल्यू क्या हो सकता है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ऐसे, और यदि 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 लिखोगे तो n का वैल्यू आप 0 भी ले सकते हो। क्लियर है? सो ये यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये x का वैल्यू आ गया 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल D बाई 2d, और फर्स्ट डार्क फ्रिंज फॉर्म हुआ आपको लैम्डा D बाई 2d डिस्टेंस पे। सो यहाँ पर आपको ब्राइट मिला, और इससे डिस्टेंस यदि बात करोगे तो लैम्डा कैपिटल D बाई 2d डिस्टेंस पर आपको क्या मिला, डार्क फ्रिंज मिला, ठीक है। फिर आप देखोगे तो ये लैम्डा कैपिटल D बाई डी डिस्टेंस पर आपको क्या मिलेगा, फिर ब्राइट मिलेगा। फिर उसके ऊपर आपको जाओगे और तो ये डिस्टेंस आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2d, ये डिस्टेंस पर फिर से डार्क मिला आपको। तो ऐसे करके ब्राइट डार्क मिल रहा है। क्लियर है? तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहाँ मिल रहा है, सेकंड डार्क फ्रिंज कहाँ मिल रहा है, डार्क फ्रिंज का एंगुलर वैल्यू क्या है, किस एंगल पर बन रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला ये हो गया, मीन्स आपने जो डिस्टेंस निकाला उसको कैपिटल D से डिवाइड कर दिया। फ्रिंज विड्थ के बारे में हम लोग जान चुके हैं, सक्सेसिव ब्राइट या सक्सेसिव डार्क फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल विड्थ होता है, बीटा हो गया लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होगा, सपोज करो ये फ्रिंज विड्थ आपको ब्राइट का है, तो ये जितना एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा, यही हो गया एंगुलर फ्रिंज विड्थ। सो ये डिस्टेंस आपको क्या होता है, ये वाला जो विड्थ क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d हो गया, और ये डिस्टेंस को आप अप्रोक्सीमेटली d मान सकते हो, बिकॉज ये डिस्टेंस आपको d है, तो बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। सो बीटा बाई d हो गया एंगुलर फ्रिंज विड्थ, और यहाँ से ये कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई d। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर सवाल पूछते हैं। फ्रिंज विड्थ बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई स्मॉल d, डेट इज आप स्लिट के बीच का जो सेपरेशन है ना, इसको यदि चेंज करोगे, इंक्रीज करोगे, तो बीटा का वैल्यू डिक्रीज करेगा। सो मेरे ख्याल में समझ गए होंगे, जो बेसिक्स हम लोग देख लिए। अब सेपरेशन बिटवीन फ्रिंजेस देख लेते हैं। दो केसेस होगा, पहला होगा कि यदि दोनों ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन मुझे फाइंड आउट करना हो, या दोनों डार्क के बीच में, लाइक nth ब्राइट एंड mth ब्राइट के बीच का फाइंड आउट करना हो, या nth डार्क एंड mth डार्क के बीच का फाइंड आउट करना हो। तो उस केस में आपको मालूम है कि ये कितना है भाई, ये आपको ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, यहाँ पर आपको सेंट्रल ब्राइट मिल रहा है, तो यदि nth ब्राइट बोलोगे तो कितना हो जाएगा, n इंटू बीटा हो जाएगा, और वैसे ही जो mth ब्राइट बोलोगे तो कितना हो जाएगा, m इंटू बीटा हो जाएगा। अब इन दोनों को घटा दोगे तो n माइनस m इंटू बीटा आ गया। क्लियर है?
सेम इज ट्रू फॉर डार्क फ्रिंजेस ऑल्सो। यदि m यदि नीचे में है, निगेटिव में है, सपोज करो कि m का वैल्यू हो गया -2 और n का वैल्यू हो गया 7, मीन्स कि 7th ब्राइट फ्रिंज और -2 ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस निकालना, तो 7 + 2 9 बीटा के इक्वल हो गया, 9 × λ/d हो गया। वैसे ही डार्क के केस में निकलता है। अंतर तब आता है जब आपको ब्राइट और डार्क के बीच में पूछे तो क्या होगा। लाइक यहाँ पर फिगर दिखाया गया है, nth ब्राइट फ्रिंज एंड mth डार्क फ्रिंज, ठीक है। सो n यदि m से बड़ा है तो देखो उस केस में क्या है, ब्राइट फ्रिंज है तो क्या होगा, n बीटा, सेंट्रल ब्राइट के लिए 0 हो गया। फिर यदि nth बोल रहे हो, मीन्स कि सेंटर से आप ऊपर में nth के बारे में बात कर रहे हो, जहाँ n पॉजिटिव है, तो n × बीटा डिस्टेंस हो गया। ये डिस्टेंस कितना हो गया, n × बीटा। mth डार्क हो गया, मीन्स कि फर्स्ट डार्क बनता है λ/d/2d पे, सेकेंड डार्क बनता है 3 λ/d/2d पे। तो mth डार्क उसी तरह से बनता है किस पर, 2m - 1 × λ/d/2d। λ/d/d होता है बीटा के इक्वल, इट इज 2m - 1 β/2 हो गया, ठीक है। mth डार्क फ्रिंज का पोजीशन। अब इसको घटा दोगे तो यही आ जाएगा। अब यदि m > n होगा तो आपको अपोजिट में घटाना है, तो ये हो गया। सो ये बेसिकली बहुत आसान कंसेप्ट है, इस पर प्रॉब्लम एक दूसरे वीडियो में बताया गया, आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लोग जस्ट रिवीजन कर रहे हैं। कंसेप्ट नंबर 6 है फ्रिंज विजिबिलिटी ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पर कितना मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा आपको ऑब्जर्व होते हैं। सो आपको मालूम है कि पाथ डिफरेंस होता है d sin थीटा के लिए, मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या होता है, d sin थीटा = n λ, दैट इज sin थीटा = n λ/d। अब ये जो साइन थीटा का जो कंडीशन है ना, इसी से आपको नंबर ऑफ फ्रिंजेस का आपको कंस्ट्रेन आ जाएगा। साइन थीटा आपको मालूम है कि -1 से 1 के बीच में होता है, तो निगेटिव साइन को के लिए छोड़ दो, पहले पॉजिटिव के लिए निकाल लेते हैं। बिकॉज जितना आपको सेंट्रल ब्राइट से ऊपर में नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस मिलेगा, सेंट्रल ब्राइट के नीचे में भी उतना नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस मिलेगा। क्लियर है? सो आप n λ/d जो है वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता, डेट इज n या आपको d/λ से बड़ा नहीं हो सकता। सो आप क्या करो, d/λ का वैल्यू निकालो और इसको आप सॉल्व करो। सपोज करो कि इसको आप सॉल्व कर दो तो 3.5 आता है, तो ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लो। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वो नंबर होता है जो उससे छोटा होता है और इंटीजर होता है। तो ये कितना आ गया, 3 आ गया। लाइक 6.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 6.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इस सब का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। लेकिन 7.1 जैसे ले लोगे, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 7। वैसा नंबर जो इससे, वैसा इंटीजर जो इससे छोटा हो या इसके इक्वल हो, ठीक है, लेकिन इंटीजर होना चाहिए। तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो इसका मतलब ये होगा कि सेंट्रल ब्राइट के ऊपर उतना नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस है, उतना ही नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस नीचे है। तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा स्क्रीन पर कितना हो जाएगा, यदि k आया ये वैल्यू, ठीक है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू k आया, सॉरी k1 आया, तो 2k1 + 1 corresponding to n = 0 ±1 ±2 3 एंड .k1। समझने में कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछिए, ठीक है, मुझसे कमेंट करके पूछिए, कुछ टफ चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। देखो ये एक अच्छा कंसेप्ट है। कंसेप्ट नंबर 7, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सपोज करो कि मैं लाइट ऑफ वेवलेंथ λ1 यूज कर रहा हूँ तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस मुझे n1 मिल रहा हो, और λ2 यूज कर रहा हूँ तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस मुझे यदि n2 मिल रहा हो, तो रिलेशनशिप क्या होता है, n1 λ1 = n2 λ2। बहुत है, इस अच्छा कंसेप्ट है, इस पर बहुत बार सवाल भी आया है। ये कंसेप्ट पर ये प्रॉब्लम है जो कि आपके डीपीपी का हिस्सा है, प्रॉब्लम नंबर 4 के रूप में। अब हम लोग देखते हैं अगला कंसेप्ट कि यदि स्लिट का विड्थ सेम नहीं हो या एम्पलीट्यूड वेव का सेम ना हो तो क्या हो। तो देखो एम्पलीट्यूड यदि वेव का सेम नहीं होगा तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला का यूज करोगे, इंटेंसिटी निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पर एम्पलीट्यूड का डिफरेंस दिया गया है। ये इसका एम्पलीट्यूड A1 है, इसका एम्पलीट्यूड आपको क्या है, A2 है। उसी तरह से मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा A1 - A2 का मॉड, और I मिनिमम हो जाएगा K × A मिनिमम का होल स्क्वायर। इस केस में चूंकि कभी भी एम्पलीट्यूड डिफर होने के कारण 0 नहीं हो सकता है, सो नॉट 0 मिनिमम इंटेंसिटी और एंड नो डार्क फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व। समझ गए? एम्पलीट्यूड यदि 0 नहीं होगा तो भाई 0 इंटेंसिटी तो हो ही नहीं सकता है, डार्क फ्रिंज तो होगा ही नहीं।
अब स्लिट विड्थ में अंतर आएगा तो क्या होता है, तो देखो स्लिट विड्थ को यदि इंक्रीज या डिक्रीज कर दोगे किसी फैक्टर के से, तो इंटेंसिटी फैक्टर के से इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। लाइक सपोज करो कि यहाँ पर आपको स्लिट विड्थ था के, यहाँ पर हो गई के डब्ल्यू, के से बढ़ गया है, तो इंटेंसिटी आपको W2 हो जाएगा के, सॉरी क्या I2 क्या हो जाएगा के इंटू I1, के से इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगा। मीन्स कि एम्पलीट्यूड का जो रेशियो का स्क्वायर है, यहाँ ध्यान दो स्क्वायर है, वो के से बढ़ जाएगा। सो एम्पलीट्यूड इंक्रीजेज ऑब्लिक डिक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ स्क्वायर रूट के। इंटेंसिटी के से बढ़ेगा तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर रूट से बढ़ेगा, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये हो जाएगा ए मैक्स ए प्लस स्क्वायर रूट के इंटू ए। और यदि मिनिमम एम्पलीट्यूड के बारे में बात करें तो मिनिमम एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या होगा, A1 माइनस A2 डेट इज A माइनस स्क्वायर रूट के इंटू ए। ठीक है, जहाँ पर के फैक्टर से इसको इंक्रीज या डिक्रीज किया गया है। अब इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं। सो इंटेंसिटी यहाँ पर सेम के मत रखो, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। सपोज करो आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अल्फा है, तो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, आई मैक्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू ए मैक्स का होल स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस स्क्वायर रूट के इंटू ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अल्फा क्या है, जस्ट केवल प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट। आपको मालूम है कि जो इंटेंसिटी होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो यदि आप मान लेते हैं कि इंडिविजुअल स्लिट का इंटेंसिटी आई माने, मीन्स कि आपको आई हो गया अल्फा इंटू ए स्क्वायर, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 1 प्लस स्क्वायर रूट के का होल स्क्वायर इंटू आई। देखो इंडिविजुअल स्लिट के कारण इंटेंसिटी का वैल्यू आई है। ठीक है, तो जो आपको नेट इंटेंसिटी अब होगा वो क्या होगा, 1 प्लस स्क्वायर रूट के का होल स्क्वायर इंटू आई। पहले कितना आया था, के का वैल्यू जब 1 रखोगे, जब स्लिट सेम था तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू आई, डेट इज 4i। देखे थे ना हम लोग 4i0 आ रहा था मैक्सिमा के केस में। अब क्या हो जाएगा, 1 प्लस स्क्वायर रूट के होल स्क्वायर इंटू आई। सपोज करो कि स्लिट विड्थ को 2 टाइम्स कर दिए तो कितना होगा, 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर इंटू आई। ठीक है, अब जहाँ पर आई क्या है, इंटेंसिटी ड्यू टू 1 स्लिट। ठीक है, वैसे ही यदि आई मिनिमम के बारे में बात करें तो इसको भी अल्फा कर दो, अल्फा इंटू ए मिनिमम का होल स्क्वायर। अल्फा से कुछ कंफ्यूजन मत करना, ये जस्ट एक कांस्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, डेट इज 1 माइनस स्क्वायर रूट के होल स्क्वायर इंटू आई। ठीक है, सो जहाँ आई क्या है, इंटेंसिटी ड्यू टू इंडिविजुअल स्लिट। अब चाहो तो इसको आई नॉट भी बोल सकते हो। सो मेरे ख्याल में समझ गए होंगे कंसेप्ट्स, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कोई जनरल पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो जनरल पॉइंट पर आपको यदि नेट एम्पलीट्यूड निकालना हो तो सिंपल फॉर्मूला आप जानते हो, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। या a1 का वैल्यू ये है, a2 का वैल्यू ये है, सो a नेट का फॉर्मूला ये हो जाएगा। इंटेंसिटी किसी जनरल पॉइंट पर निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम है, देखो सब पूछ सकता है, इसलिए मैं जस्ट एक आपको समझा रहा हूँ। तो i प्लस के आई, देखो एक i1 तो i ही रहेगा। ठीक है, लेकिन I2 क्या है, k टाइम्स बढ़ गया क्योंकि स्लिट विड्थ चेंज हो गया है। सो I2 हो गया KI और 2i स्क्वायर रूट के cos फाई। सो इसको आप फर्दर सॉल्व कर दोगे तो इसी में हो जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक इसमें आई कॉमन ले लिए तो 1 प्लस के प्लस 2 स्क्वायर रूट के cos फाई। कुछ डाउट होने से मुझसे पूछेगा। और मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए आप cos फाई का वैल्यू क्या कर देते हो, आप 1 कर देते हो, जो फाई इज इक्वल टू 0 में होगा। 2 एंड पाई ये सब के कंडीशन में आई मैक्स का वैल्यू यही आएगा। हम लोग ये सब चीज़ देख चुके हैं। ठीक है, उस तरह से आई मिनिमम का कंडीशन ये होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो आई मैक्स बाई आई मिनिमम का यदि रेशियो निकालने के लिए बोला तो आप ऐसे निकाल सकते हो। क्लियर है, देखो आई मैक्स में यदि आपको दिक्कत हो तो आप सोचो कि i1 प्लस i2 प्लस 2 स्क्वायर रूट i1 i2 cos फाई है, और i1 का वैल्यू तो i ही था, i2 का वैल्यू कितना हो गया, ki हो गया। ठीक है, और तो इसको सब डाल दोगे और cos फाई का वैल्यू 1 हो गया, तो मैक्सिमम का ये आ जाएगा फॉर्मूला। मिनिमम के लिए आपको cos फाई का वैल्यू -1 डालना होगा।
क्लियर है। तो ये आई मैक्स बाई आई मिनिमम हो गया यदि स्लिट का विड्थ चेंज कर दें तो। सो क्लियरली मिनिमम इंटेंसिटी इस केस में जीरो नहीं होगा, डार्क फ्रिंज कंप्लीटली ऑब्जर्व नहीं होगा क्योंकि आई मिनिमम का वैल्यू इतना आया है, हम लोग देख लिए हैं। जहाँ आई क्या है, इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल स्लिट, इसको आई नॉट भी बोलते हैं। सो k इज इक्वल टू 1 के लिए आई मिनिमम का वैल्यू 0 हो जाता है। जब इक्वल स्लिट का विड्थ होगा तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पर आता था, आप देखे थे 4i0, डार्क के लिए 0, फिर ब्राइट के लिए 4i0, फिर डार्क के लिए 0, ठीक है, ऐसे आता है। अब फ्रिंज विजिबिलिटी इस केस में क्या होगा, फ्रिंज विजिबिलिटी का फॉर्मूला आपको मालूम है, आई मैक्स माइनस आई मीन डिवाइडेड बाई आई मैक्स प्लस आई मीन। आई मैक्स का वैल्यू डाला मैंने, आई मीन का वैल्यू डाला और इसको सॉल्व कर दिया तो ये आ जाएगा। आप भी सॉल्व करके देख लेना, सेम चीज़ आ जाएगा, बहुत आसानी है। अब देखो मैं ये इतना चीज़ बताया क्यों, क्योंकि ये देखो नीट 2015 में प्रॉब्लम पूछा है कि इंटेंसिटी रेशियो 1:25 होगा तो आपको आई मैक्स बाई आई मीन का वैल्यू क्या होगा। सो आई मैक्स का वैल्यू ये होगा, ठीक है, जहाँ के का वैल्यू कितना है, के का वैल्यू आपको 25 है, ठीक है, के का वैल्यू क्या है आपको 25 है। तो और आई मीन के लिए का वैल्यू क्या होगा, ये होगा। सो आप आई मैक्स बाई आई मीन सीधे फॉर्मूला से निकाल लो। ऐसे ये डीपीपी का प्रॉब्लम नंबर 5 है। अब देखो शेप ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न, शेप क्या होता है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ये बेसिकली जो आप बना रहे हो ना, इसमें देखो कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो पाथ डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। लाइक आप देखो यहाँ पर ऐसा ही होता है, यही स्क्रीन था, इस स्क्रीन पर आपको मिल रहा है ब्राइट डार्क मिल रहा है, ये आपको S1 है, ये S2 है। सपोज करो ये पॉइंट P लिए तो इससे डिस्टेंस क्या हो गया S1P, इससे डिस्टेंस हो गया S2P। इन ये जो डिफरेंस है ना, ये आपको यही डिस्टेंस का डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस यही है d sin थीटा, जो कि कांस्टेंट है। सो कोई पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस 2 पॉइंट से लिया जाए और डिफरेंस कांस्टेंट हो ना, तो वो जो इक्वेशन होता है वो हाइपरबोला का इक्वेशन होता है। जिस हाइपरबोला का दो फोकी आपको S1 और S2 होगा, दो फोकल पॉइंट S1 और S2 होगा। तो क्लियरली आपको डेल्टा एक्स जब 0 होगा तो ये लाइन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करे, आपको इस टाइप का मिलेगा। इधर तरफ आपको जैसे यहाँ पर सेंट्रल में आपको मिला ब्राइट मिलेगा, ठीक है, फिर आपको डार्क मिला, फिर ब्राइट मिला, फिर डार्क मिलेगा, फिर आपको ऐसे ब्राइट मिलेगा, ठीक है, ये आपको हाइपरबोला शेप का मिलता जाएगा। और ये डेल्टा एक्स लैम्डा का केस ये रहेगा, 2 लैम्डा का केस ये रहेगा, यहाँ पर नीचे में माइनस लैम्डा का केस है, -2 लैम्डा का केस है। तो ये बेसिकली हाइपरबोला का इक्वेशन आया और अकॉर्डिंगली शेप ऑफ फ्रिंज आता है, ठीक है। सो मेरे ख्याल में इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये जो कंसेप्ट नंबर 10 है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी नीट में पूछता है, इफ द होल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज सेटअप इनटू अनदर मीडियम तो क्या होगा। तो अनदर मीडियम लाइक पानी में रखे या किसी दूसरे मीडियम में रखे तो क्या होता है, आपको देखो लैम्डा चेंज होता है। लैम्डा क्या होगा, चेंज होगा। आपको मालूम है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि एयर में लैम्डा एयर है और मीडियम में लैम्डा मीडियम है तो लैम्डा मीडियम होता है लैम्डा एयर बाय म्यू मीडियम। जहाँ म्यू मीडियम क्या हुआ, म्यू मीडियम हुआ म्यू मीडियम डिवाइडेड बाय म्यू एयर जो कि 1 हुआ, इट इज म्यू मीडियम। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर हुआ। सो लैम्डा का वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है। सो यही आपको ध्यान देने की जरूरत है। लाइक वाटर के केस में लैम्डा एयर बाई 4/3 हो जाएगा, ग्लास के केस में 3/2 हो जाएगा, म्यू का वैल्यू उससे डिवाइड हो जाएगा। सो क्लियरली लैम्डा चेंज हो रहा है, लैम्डा चेंज हो रहा है तो बीटा चेंज होगा। क्यों, बीटा क्या होता है, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। सो ये चेंज होगा। y चेंज होगा, y क्या होता है, n लैम्डा डी बाई डी। सो जहाँ जहाँ लैम्डा है ना वहाँ चेंजेस आते जाएगा। अब आपको लैम्डा एयर की जगह लैम्डा मीडियम डालना है। सो अब देखो कि फ्रिंज विड्थ चेंजेस बाय अ फैक्टर ऑफ म्यू मीडियम, क्योंकि नया फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा, लैम्डा मीडियम इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, और ये लैम्डा एयर बाई म्यू हो जाएगा। सो क्लियरली ये म्यू फैक्टर से डिक्रीज कर गया। हाइट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमम डिक्रीजेज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। अब जब यदि फ्रिंज विड्थ छोटा हो जा रहा है तो जो सेकेंड फ्रिंज का जो हाइट होगा वो भी चेंज हो जाएगा। इस फॉर्मूला से भी समझ सकते हो, ऐसे भी होगा। सो क्लियरली ये आप समझ गए।
देखो ये हो गया। आपको वाटर के केस में क्या होगा, जो फ्रिंज विड्थ होगा वो 3/4 टाइम्स एयर वाले फ्रिंज विड्थ के इक्वल होगा। आप बोल सकते हो फ्रिंज विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। दो मीडियम दिया जाए, एक आपको वाटर दिया जाए, एक आपको ग्लास दिया जाए, और बोले कि किसमें आपको फ्रिंज विड्थ में अंतर आएगा, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका फ्रिंज विड्थ छोटा होगा, कम होगा। बिकॉज देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रिंज विड्थ ऑफ मीडियम 1 डिवाइडेड बाई फ्रिंज विड्थ ऑफ मीडियम 2 is equal to refractive index of medium 2 divided by refractive index of medium 1। so इस केस में ग्लास का फ्रिंज विड्थ, ग्लास जो है ना वो क्या होगा, छोटा होगा फ्रिंज विड्थ वाटर में किया जाए तो। मेरे ख्याल में समझ गए हो। आगे बढ़ते हैं, और आगे है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। देखो एंगुलर फ्रिंज विड्थ का कंसेप्ट याद रखना। एंगुलर फ्रिंज विड्थ हमेशा होता है बीटा बाय कैपिटल डी होता है या लैम्डा बाय स्मॉल डी होता है। क्लियर है? मीन्स कि कोई एक फ्रिंज आपको कितना एंगल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, हम लोग ये देख चुके थे। ठीक है, कितना एंगल क्रिएट कर रहा है। मीडियम के केस में कितना हो जाएगा, आपको जो एंगल जो क्रिएट कर रहा था बीटा एयर बाई म्यू डी, देखो बीटा बाई डी है, आपको बाई म्यू से डिवाइड करना है। ठीक है, या लैम्डा के बारे में बात करोगे तो लैम्डा बाई म्यू डी अब हो जाएगा नया, लैम्डा एयर बाई म्यू डी हो गया, या फिर आप बीटा एयर बाई म्यू डी करो। आपको जो दिया गया है, यदि लैम्डा दिया गया है और स्मॉल डी दिया गया है तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना। फ्रिंज विड्थ दिया गया है और कैपिटल डी दिया गया है तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना। आगे बढ़े, आगे प्रॉब्लम नंबर 6 है जो कि आपके डीपीपी का हिस्सा है। अब है कि यदि ग्लास या किसी ट्रांसपेरेंट शीट को पाथ में प्लेस कर दे तो क्या होगा। देखो ये बहुत ही अच्छा और कंसेप्चुअल है। देखो यदि आप किसी ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म ऑफ माइका और ग्लास को यदि पाथ में प्लेस करते हो तो होल फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो जाता है। किधर शिफ्ट होता है वो देखेंगे, लेकिन फ्रिंज विड्थ सेम रहता है। मीन्स कि फ्रिंज ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाएगा लेकिन फ्रिंज विड्थ जो है ना वो सेम रहेगा। अब यदि अपर वाले के पार्ट में डाल दें तो अपर की तरफ आपको शिफ्ट हो जाएगा, लोअर में डाल देंगे तो लोअर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अपर में शिफ्ट कर दिए तो ये फ्रिंज विड्थ शिफ्ट अपवर्ड, लोअर वेव में हुआ तो फ्रिंज विड्थ शिफ्ट डाउनवर्ड। कितना से शिफ्ट होगा वो देखना एक इम्पॉर्टेंट है। देखो ये बहुत आसान है। यहाँ पर फिगर में क्या है कि फर्स्ट जो से ऊपर वाला पाथ है S1P, उसमें आपको ग्लास रखा गया है। T थिकनेस ऑफ ग्लास का मतलब हो गया कि म्यूटी थिकनेस ऑफ एयर। इसको आप म्यूटी थिकनेस ऑफ एयर से रिप्लेस कर दोगे। ये जो एक्स्ट्रा जो आया, एक्स्ट्रा गैप कितना आया, S1P में एक्स्ट्रा गैप आया म्यूटी थिकनेस ऑफ एयर, और T थिकनेस तो ऑलरेडी ग्लास का लिए हुए था, म्यू -1 इंटू टी। ठीक है, पहले पाथ डिफरेंस बस यही था, d sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू d tan थीटा। उसमें ये वाला था, उसको ये भी जो कि बढ़ गया है, S1P भी बढ़ गया है, इसका मतलब अब पाथ डिफरेंस इतना से घट गया। पाथ डिफरेंस कितना हो गया, नेट पाथ डिफरेंस कितना हो गया, जितना ये ज़्यादा है उसमें से घटा दो कि ये अब कितना ज़्यादा हुआ है। म्यू -1 इंटू टी। ये पार्ट डिफरेंस यदि एन लैम्डा के इक्वल हो जाएगा तब कंस्ट्रक्टिव होगा, और यहाँ से डी tan थीटा होता है d इंटू वाई बाई डी इज इक्वल टू एन लैम्डा प्लस म्यू -1 इंटू टी। क्लियरली यहाँ से y का वैल्यू निकालने के लिए ये हो जाएगा कैपिटल D इंटू डिवाइडेड बाई स्मॉल d। यही चीज़ लिखा गया है। पोजीशन ऑफ मिनिमा के लिए उसी तरीके से आप कर दोगे, एन लैम्डा की जगह 2n-1 लैम्डा बाई 2 हो गया। अब सेंट्रल मैक्सिमा नाउ शिफ्टेड टू, सेंट्रल मैक्सिमा देखो क्या होगा कि n का वैल्यू जब 0 करोगे ना तो सेंट्रल मैक्सिमा होना चाहिए। सेंट्रल मैक्सिमा जो यहाँ पर था n इज इक्वल टू 0 करोगे तो देखो वैल्यू कितना आ गया, म्यू -1 इंटू टी कैपिटल D बाई स्मॉल d। ऐसे भी थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करो एक सेकेंड के लिए कि देखो यहाँ पर डाल दोगे तो सेंट्रल मैक्सिमम वो पॉइंट होता है जहाँ पर पाथ डिफरेंस क्या होता है, दोनों पॉइंट के लिए सेम होता है। ये पॉइंट के लिए ऐसे था लेकिन इसके तो पाथ में आ गया एक, ये मीन्स कि इसका पाथ लंबा हो गया है, S1C लंबा हो गया है, इसका मतलब S2C को भी लंबा होना पड़ेगा। S2C को थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा तो यहाँ पर संभव सेंट्रल मैक्सिमा आ जाएगा।
क्लियर है। तो सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्टेड जिस प्लेस पर हुआ वो आ गया म्यू माइनस 1 इंटू टी डी बाई डी, जो n इज इक्वल टू 0 करने पर यहाँ से आया है। अब इसको यदि बीटा के टर्म में लिखोगे, फ्रिंज विड्थ के टर्म में लिखोगे, तो आपको मालूम है बीटा होता है लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। सो कैपिटल डी बाई स्मॉल डी हो गया आपको बीटा बाई लैम्डा। सो बीटा बाई लैम्डा से अपवर्ड शिफ्ट हो गया। फ्रिंज विड्थ में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितना ऊपर गया, इसके लिए टोटल जो शिफ्ट हुआ है उसको बीटा से डिवाइड कर दो। तो टोटल शिफ्ट हुआ है आपको इतना से, म्यू माइनस 1 टी इंटू डी बाई डी से शिफ्ट हुआ है। और इसको आप यदि बीटा दैट इज लैम्डा डी बाई स्मॉल डी से डिवाइड कर दोगे तो वही मेरा होगा नंबर ऑफ फ्रिंजेस गया। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस हुआ म्यू माइनस 1 टी डिवाइडेड बाई लैम्डा। कितना फ्रिंज ऊपर गया हो। कभी कभी आपसे ऐसा भी पूछ देता है कि पी यदि नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड अपवर्ड हुआ तो थिकनेस क्या था, मतलब नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो ऊपर गया वो दे देगा और थिकनेस पूछ देगा। तो इसका मतलब ये इतना से ऊपर गया और P फ्रिंजेस हुआ तो P इंटू बीटा इज इक्वल टू दिस मच लेंथ, ठीक है। इतना फ्रिंज शिफ्टेड अपवर्ड हुआ तो P इंटू बीटा इज इक्वल टू दिस, जितना से हाइट से ऊपर गया, और यहाँ से T का वैल्यू निकल जाता है इस फॉर्मूले से। तो कोई दिक्कत होने से मुझसे कमेंट करके पूछे, मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत आराम से मैं धीरे धीरे करके सब चीज़ समझाया हूँ, ठीक है। अब यदि लोअर पाथ में डाल दिया जाए स्लिट्स को तो क्या होगा। इस केस में सिमिलर की तरह होगा। आप सेंट्रल ब्राइट किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कितना से शिफ्ट हो जाएगा तो हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी से हो जाएगा। या फिर उसको बीटा के टर्म में उसी तरीके से बोलोगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। पोजीशन ऑफ मैक्सिमम का उसी तरीके से इक्वेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो नीचे की तरफ आए हैं वो उसी तरीके से हो जाएगा, जो पिछला आया था वही रहेगा। और यदि आपको ऐसा दे दे कि P भी द नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड डाउनवर्ड है तो थिकनेस कितना होना चाहिए, उसके लिए यही फॉर्मूला आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब बस मैं सिंपल वे में स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब ये एक अच्छा कंसेप्ट जो कोई पूछता है, आपके नीट में भी पूछता है, जेई में तो पूछता ही है कि यदि दोनों में आप डाल दो स्लिट्स तो क्या अंतर होगा। तो आप देखो, पहले जो पाथ डिफरेंस इस पॉइंट पर कंसीडर करो। तो कंसीडर करने के लिए इस पर पाथ डिफरेंस, इसके कारण क्या हो गया, डी साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी टेन थीटा इज इक्वल टू डी इंटू वाई बाई डी। एक तो ये निकल गया, S2 इतना से आगे हो गया। T2 म्यू2 के कारण एक्स्ट्रा जो S2 में आया वो कितना आ गया, T2 इंटू म्यू2 माइनस 1। इसके कारण जो आया S1P के कारण, T1 म्यू1 के कारण, तो ये भी बढ़ गया है। तो इसके लिए हम इसमें घटा देंगे, बिकॉज अब पार्ट डिफरेंस S2P के कारण आया था, उसको आपने यहाँ लिखा, ये वाला उसी में ऐड हो गया, लेकिन ये जो बढ़ा ना वो इसको घटाएगा। तो T1 म्यू1 माइनस 1। कोई डाउट हो है? मेरे ख्याल में कोई डाउट नहीं होगा आपको। यही पार्ट डिफरेंस हो जाएगा एन लैम्डा के, ठीक है। सो कंस्ट्रक्टिव के लिए आपको इसको सॉल्व कर दोगे तो यही आ जाएगा, टी एन लैम्डा प्लस T1 म्यू1 माइनस 1 माइनस T2 म्यू2 माइनस 1 डी बाई कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कितना से शिफ्ट हुआ वो इस बात पर T1 और T2 म्यू1 म्यू2 पर डिपेंड करेगा, n इज इक्वल टू जब 0 कर दोगे तो। अब इस पर एक बड़ा ब्यूटीफुल केस बनता है। वो केस क्या है कि यदि T1 म्यू1 माइनस 1 ये वाला टर्म इससे बड़ा है, क्योंकि आपने देखा है कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो शिफ्ट हुआ है वो शिफ्ट हुआ है T1 म्यू1 माइनस 1 माइनस T2 म्यू2 माइनस 1 से। सो यदि ये टर्म बड़ा होगा तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। इतना ही से शिफ्ट हुआ है, ऊपर हुआ है कि नीचे हुआ है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बड़ा हो जाएगा तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये टर्म यदि छोटा होगा तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। ये टर्म जब 0 के इक्वल हो जाएगा तो कोई शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रल ब्राइट नहीं होगा। इस पर से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पूछता है कभी कभी। नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने शिफ्ट हुए, इसके लिए आप ये जो जितना से शिफ्ट हुआ उसको लैम्डा से डिवाइड कर दोगे, बिकॉज आपको जो शिफ्टिंग हुआ था वो था T1 म्यू1 माइनस 1 दिस इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। इतने लेंथ से शिफ्ट हुआ था, इतने हाइट से शिफ्ट हुआ था। सो कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
अब यदि होल सेटअप्स को कोई मीडियम में रख दे और ट्रांसपेरेंट शीट भी रख दे, दोनों चीज़ कर दे, तो आपको कुछ नहीं करना, बस मीडियम की जगह आपने μ-1 इंटू टी डी बाई टी लिखा ना, यहाँ पर म्यू हो जाएगा म्यू बाई म्यू मीडियम, क्योंकि एयर के केस में ये था μ/1, और जब मीडियम डाल दोगे तो होगा μ/μ मीडियम। सो यू हैव टू रिप्लेस μ/μ मीडियम। ठीक है, मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस पर आपको प्रॉब्लम नंबर 7 है डीपीपी का, जो बड़ा अच्छा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जो कंसेप्ट नंबर 12 देखेंगे वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विथ 2 डिफरेंट वेवलेंथ्स। यदि 2 डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट का यूज करके आपको सवाल पूछे तो कैसे निकालना है। इसमें पहले एक चीज आप जान दो कि यदि 2 स्लिट्स S1 और S2 को अलग अलग कलर के लाइट से, अलग अलग वेवलेंथ के लाइट से आप वो करोगे प्रोसेस को, तो नो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व्ड होगा, बिकॉज अलग वेवलेंथ मीन्स की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट, ν1 हो जाएगा, ν2 हो जाएगा और इनकोहेरेंट सोर्स बन जाएगा। लेकिन कभी कभी आपको इस टाइप से सवाल पूछता है कि पहले ये ग्रीन से किया गया फिर रेड से किया गया इसी एक्सपेरिमेंट को, तो क्या अंतर हुआ। सो इसके लिए आपको हर एक वेवलेंथ के लाइट को सेपरेटली ट्रीट करना होगा और तब प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। लाइक आपको ये प्रॉब्लम नंबर 8 और प्रॉब्लम नंबर 9 इसी पर बेस्ड है। आप पहले निकालोगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को ग्रीन के केस में, तो फ्रिंज विड्थ बीटा कितना हो जाएगा, लैम्डा ग्रीन कैपिटल D बाई स्मॉल डी। ठीक है, वैसे ही रेड के लिए निकालोगे तो लैम्डा रेड कैपिटल D बाई स्मॉल डी। वैसे ही ब्लू के लिए निकालोगे तो ये हो जाएगा लैम्डा ब्लू कैपिटल D बाई स्मॉल डी। अब आपको सबका जो वेवलेंथ का रिलेशनशिप पता है, तो अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर लोगे। सो ये बेसिकली क्या है कि जब भी 2 वेवलेंथ्स का है ना, तो बेसिक से चलो। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद वाइट लाइट, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। यहाँ पर आपको स्लिट S1 है, यहाँ पर आपको स्लिट S2 है, और ये स्क्रीन है जो कि कैपिटल D डिस्टेंस पे है, और आपको यदि वाइट लाइट से इल्यूमिनेट करे तो क्या होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो वाइट लाइट का वेवलेंथ के टर्म में बात करोगे तो वेवलेंथ ऐसे इंक्रीज होती है, विब्ग्योर होता है। ये वायलेट हो गया जिसका कि वेवलेंथ सबसे कम होता है, और ये रेड हो गया जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। सो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, इसका वेवलेंथ इस रेंज में होता है 380 to 700 नैनोमीटर। अब एक एक करके देखते हैं क्या होगा। देखो यहाँ वाइट लाइट है, मीन्स कि इसमें ये सारे वेवलेंथ्स के लाइट हैं। सो सारे वेवलेंथ्स के लाइट को यहाँ पर पहुँचने में जितना टाइम लगेगा, इस स्लिट से भी पहुँचने में इतना ही टाइम लगेगा। मीन्स कि एट ए टाइम सारे वेवलेंथ के लाइट यहाँ पर आ चुके रहेंगे। जब सारे वेवलेंथ के लाइट यहाँ पर आएंगे, बिकॉज किसी वेवलेंथ के लाइट के लिए पाथ डिफरेंस में अंतर नहीं है, तो यहाँ पर आपको कौन सा लाइट बन जाएगा, वाइट बन जाएगा। जब सब आ गए तो वाइट बन गया। So all the wavelength reach the central point O at the same time, no path difference, so central bright is white with red edges। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेड एजेस बनता है। रेड एजेस क्यों बनता है सो हम लोग देखेंगे। अब सेंट्रल ब्राइट के बाद क्या चाहिए होगा, पहले आपको ब्राइट हो गया, उसके बाद क्या होगा, आपको डार्क आएगा। सो डार्क का मतलब क्या है, यदि कोई डार्क हुआ इसका मतलब क्या हो गया, एब्सेंस ऑफ दैट कलर, या कलर बोलो या डेट लाइट बोलो। डार्क का मतलब क्या, वहाँ डिस्ट्रक्टिव हो जा रहा है और लाइट खत्म हो जा रहा है। सो लाइट का जो मिनिमा का कंडीशन है वो y इज इक्वल टू लैम्डा D बाई 2D है। अब सपोज करो कि यहाँ पर आ रहा है मिनिमा, तो सबसे पहले सबसे कम लैम्डा किसका होता है, आपको वायलेट कलर का है, तो सबसे पहले इसके लिए सेटिस्फाई कर जाएगा। तो सपोज करो कि यहाँ पर सेटिस्फाई कर दिया, यहाँ पर यदि वायलेट के लिए सेटिस्फाई किया तो यहाँ पर आपको वायलेट क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके लिए वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, वो बिल्कुल वायलेट को ख़त्म कर दिया है। सो फर्स्ट मिनिमा कंडीशन सेटिस्फाइड विथ वायलेट कलर एंड रीजन इज डिवाइड ऑफ वायलेट। और वायलेट यदि नहीं रहेगा ना, तो जो कलर पैटर्न बनेगा ना वो रेडिश फ्रिंज बनेगा, रेड का वहाँ पर मात्रा ज़्यादा हो जाएगा।
ब्लू खत्म हो गया तो जो रेड है ना उसका डोमिनेंस हो जाएगा और इस कारण से रेडिश फ्रिंज बनेगा। वैसे ही जो लास्ट जो मिनिमा होगा ना वहाँ पर कौन सा होगा, आपको रेड के लिए मिनिमा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, रेड कैंसिल आउट हो जाएगा, जो रीजन होगा वो रेड के बिना रहेगा और फ्रिंज बनेगा वो क्या रहेगा, ब्लूइश फ्रिंज बनेगा। इसलिए यहाँ पर लिखा गया सेंट्रल ब्राइट इज वाइट विथ रेड फ्रिंजेस। ठीक है, आफ्टर सेंट्रल ब्राइट द फर्स्ट ऑर्डर वायलेट मिनिमा इज ऑब्जर्व बिफोर फर्स्ट ऑर्डर रेड मिनिमा, यही बात है। ठीक है, और चूंकि अब ये मत समझो कि ये यदि रेडिश फ्रिंज हो गया है तो आपको ये वायलेट मिनिमा नहीं है, ये आपको फर्स्ट ऑर्डर वायलेट मिनिमा है, इसलिए मैं लिखा हूँ, कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। वैसे ही ये आपको फर्स्ट ऑर्डर रेड मिनिमा है। फिर उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा और ऊपर जाओगे ना तो यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन आ जाता है। क्यों यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन आ जाता है, बिकॉज यहाँ पर यदि आप देखोगे ना तो बहुत सारे वेवलेंथ्स के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा होगा कंडीशन, और इस केस में आपको ये ऑलमोस्ट कोई पर्टिकुलर कलर का न होकर के यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन हो जाता है। सो वाइट लाइट के केस में क्या होता है, सो आप समझ गए। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कभी कभी पूछता है कि आपको जानना भी चाहिए कि यदि ये आप एक नॉर्मल मोनोक्रोमेटिक लाइट लेकर के किए, सॉल्व किए, तो यहाँ भी ब्राइट आया, यहाँ भी ब्राइट आया, यहाँ भी ब्राइट आया, तो सेंट्रल ब्राइट कौन है ये आप जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो कैसे पता चलेगा। सेंट्रल ब्राइट तो आपको तो मालूम नहीं चलेगा कि यही सेंट्रल ब्राइट है। तो सेंट्रल ब्राइट को चेक करने के लिए जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है ना उसको व्हाइट लाइट से चेंज करते हैं, और जो व्हाइट लाइट से चेंज करते हो ना तो जो आपको सेंट्रल ब्राइट होता है वहाँ पर क्या मिलता है, व्हाइट लाइट विथ रेड एजेस, हम लोग ने देखा है। सो जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो व्हाइट लाइट विथ रेड एजेस जहाँ मिल जाता है ना वही आपको सेंट्रल ब्राइट होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट के केस में। ठीक है, सो आई थिंक समझ गए। ये प्रॉब्लम नंबर DPP का 10 है जो कि वो जेई के लिए था। कंडीशंस फॉर ऑब्जर्विंग सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, देखो कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, आपको मालूम है, मीन्स कि फेज डिफरेंस बिटवीन वेव्स मस्ट बी कांस्टेंट होना चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए, लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए ताकि ओवरलैपिंग ऑफ पैटर्न्स ना हो, एम्पलीट्यूड वेव का इक्वल होना चाहिए ताकि कॉन्ट्रास्ट मिले। ठीक है, आई मैक्स 4 0, आई मिनिमम 0 हो जाए, सोर्स मस्ट बी क्लोज टू ईच अदर होना चाहिए, अदरवाइज आपको ड्यू टू स्मॉल फ्रिंज विड्थ आई कैन नॉट रिजॉल्व रिजल्टिंग इन यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन। सो कभी कभी ये भी पूछता है कि यदि सोर्स को काफ़ी क्लोज ले आया जाए तो क्या होगा, तो आपको आंसर में लिखना होगा यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन, क्योंकि आई आपका रिजॉल्व नहीं कर पाएगा फ्रिंज में अंतर। अब थिन फिल्म इंटरफेरेंस देख लेते हैं। सो देखो थिन फिल्म इंटरफेरेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और आप देखो यदि वाटर के ऊपर एक ऑयल का फिल्म हो या फिर सोप बबल एयर में हो तो एक वो कलरफुल दिखता है। क्यों वो कलरफुल दिखता है, उसका रीज़न है थिन फिल्म इंटरफेरेंस। सो वैसा थिन फिल्म जिसका आपको थिकनेस कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट रे होता है वहाँ पर इंटरफेरेंस ऑब्जर्व होता है। यदि ये बहुत ज़्यादा थिन होगा इनकम्पेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट तो ये डार्क दिखेगा, ये आपको ना कलरफुल नहीं दिखेगा, और यदि वेवलेंथ ऑफ लाइट की तुलना में ज़्यादा थिक होगा ना तो फिर यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन फिल्म में मिलेगा। सो लाइक यहाँ पर देखो थिन फिल्म ऑफ oil on water surface and soap bubble shows various colors of in white light due to interference of wave reflected from two surfaces of the film. So कैसे reflected wave आपको interference create करता है उसको हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, सो इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड लाइट रे। सो इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड लाइट रे, देखो इंटरफेरेंस आपको रिफ्लेक्टेड रेज में भी मिलेगा और जो रिफ्रैक्टेड रेज है उसमें भी मिलेगा। सो कैसे मिलता है उसके लिए कंडीशन क्या हम लोग देख लेते हैं। सपोज करो कोई लाइट रे आई एंगल पर इंसिडेंट हुआ तो आई एंगल पर वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। ये आपको डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और एक पार्ट आपको रिफ्लेक्ट हुआ एक पार्ट आपको रिफ्रैक्ट हुआ आर एंगल पर। ठीक है, सो आर आपको आई एंगल से कम होगा, मीन्स कि आपको रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहा है। और जब भी कोई भी वेव यदि रेयरर से डेंसर मीडियम में जाए ना तो रिफ्लेक्टेड जो लाइट रे होता है उसमें फेज चेंज पाई का या पाथ चेंज λ/2 का होगा। अब डेंसर मीडियम मतलब डेंसर मीडियम का मतलब क्या होगा कि उसका स्पीड जो है ना वेव का उसमें कम ना चाहिए, स्पीड क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है,
सो आपको देखो तो इसमें ये लाइट रे में फेज चेंज, ये लाइट रे इस लाइट रे से λ/2 से आपको फेज चेंज हो गया। अब ये फिर आया, यहाँ पर आया, फिर से यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ पर ये आपको डेंसर से रेयरर में जा रहा, तो फेज चेंज में कुछ भी नहीं फेज चेंज होगा, तो मैं यहाँ पर 0 से दिखा दिया, और यहाँ पर फिर ये आपको रिफ्रैक्ट कर गया। क्लियर है? सो ये जो एक्स्ट्रा जो जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस आपको, यही एक्स्ट्रा डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया, और फिर इसके बाद इसका आगे का पाथ डिफरेंस आपको निकालना होगा। सो नेट जो आपको पाथ डिफरेंस निकल के आता है सॉल्व करने पर, वो होता है 2 μt cos r। ध्यान रखना 2 μt cos r। लेकिन जब नॉर्मल इंसिडेंट लेंगे, नॉर्मल इंसिडेंट मीन्स जब परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगा, i का वैल्यू 0 होगा, तब r का वैल्यू भी 0 होगा, और तब उस केस में डेल्टा x हो जाएगा 2 μt के इक्वल हो जाएगा। सो हम लोग नॉर्मल इंसिडेंट के लिए फॉर्मूला निकाल लेते हैं और वही यूज़ करेंगे। सो नॉर्मल इंसिडेंट करके ये लाइट रे यहाँ पर आया, तो एक्स्ट्रा जो डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया वो 2 μt है। ये वाला ऑलरेडी λ/2 से शिफ्ट कर चुका था, तो जो नेट जो शिफ्ट हुआ इन दोनों वेव के बीच में, वो क्या हुआ 2 μt माइनस λ/2, और ये हो गया आपको n लैम्डा के इक्वल, किस केस में? कंस्ट्रक्टिव के केस में। ठीक है, मीन्स कि 2 μt इज इक्वल टू n लैम्डा प्लस λ/2, डेट इज ऑड मल्टीपल्स ऑफ λ/2, ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 हो गया कंस्ट्रक्टिव का केस में 2 μt। सो यही चीज यहाँ पर लिखा गया 2 μt इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस 1 λ/2 इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मैक्सिमम इंटेंसिटी, और इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन। ध्यान देना, आपको एग्जाम में स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन के नाम से पूछेगा। सो स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन ये होना चाहिए 2 μt इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस 1 λ/2। और वैसे ही मिनिमम रिफ्लेक्शन या वीक रिफ्लेक्शन के लिए जो कंडीशन होना चाहिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, जो कि हुआ 2 μt इज इक्वल टू n लैम्डा। सो ध्यान दो, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के कंडीशन से अपोजिट हो गया है। क्यों अपोजिट हुआ? क्योंकि एक फेज चेंज पाई या पाथ चेंज λ/2 इंट्रोड्यूस हो गया। क्लियर है? अब देखो कि इंटरफेरेंस इन केस ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट रे में आपको कोई दिक्कत नहीं होता है, उसमें कुछ भी अलग नहीं है। वहाँ भी यहाँ भी डेल्टा x 2 μt cos r हो गया, और नॉर्मल इंसिडेंट के लिए 2 μt हो गया, और यहाँ पर सिंपल है भाई, कंस्ट्रक्टिव के लिए n लैम्डा के इक्वल कर दो, स्ट्रॉन्ग ट्रांसमिशन। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन रिफ्रैक्टेड लाइट रे का मतलब हुआ स्ट्रॉन्ग ट्रांसमिशन, और रिफ्लेक्टेड का मतलब हुआ स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो आप समझ गए होंगे। इस पर 2 प्रॉब्लम है जो कि आपके डीपीपी का पार्ट है। सो यहाँ पर नीट के लिए जो इंटरफेरेंस का पार्ट है वो फिनिश हो गया, लेकिन जेई के लिए एक्स्ट्रा है। सो जेई के लिए 3-4 कंसेप्ट मोर है, जिसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं। यदि आप नीट के स्टूडेंट हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। सो कंसेप्ट नंबर 15 है, इफ द कोहेरेंट सोर्सेस आर प्लेस्ड इन डिफरेंट वेज। अदर वे में यदि प्लेस किया जाए तो फिर कैसे होगा? लाइक यहाँ पर S1 और S2 स्मॉल डिस्टेंस D पर ऐसे प्लेस किया गया, और यहाँ पर स्क्रीन है, तो कैसा फ्रिंज ऑब्टेन होगा? सो देखो कि यहाँ पर यदि ये D डिस्टेंस है, तो कोई एक पॉइंट P लो, पॉइंट P पर S2 से ऐसे आया और S1 से ऐसे आया। ये सपोज करो कि इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस निकाले हो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, ये आपको लैम्डा के इक्वल है। सपोज करो ये लैम्डा का आपको इवन मल्टीपल है, मीन्स लैम्डा का मल्टीपल है, इंटीजर मल्टीपल है। वैसे ही यहाँ पर भी जो कोई पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पर लोगे तो उसके लिए भी आपको सेम निकलेगा। ठीक है, वैसे ही इस पूरे को यदि तुम एक प्लेन मान लो, ऐसे पूरा प्लेन मान लो, तो इधर तरफ भी लोगे तो वैसा ही निकलेगा, अंदर की तरफ लोगे तो वैसा ही निकलेगा। सो बेसिकली आपको सर्कुलर पॉइंट में देख रहे हो, तो यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस आ रहा है लैम्डा के टर्म में, वही यहाँ भी आ रहा है, वही यहाँ भी आ रहा है, वही यहाँ भी आ रहा है। यहाँ पर यदि मान ले 3 लैम्डा आ रहा है, तो यहाँ भी 3 लैम्डा होगा, यहाँ भी 3 लैम्डा होगा, 3 लैम्डा। सो हर जगह आ रहा है। सो इस केस में देखोगे तो ये फ्रिंज आपको क्या मिलेगा? वाइट फ्रिंज, या जो आप बोलो कि ब्राइट फ्रिंज, इनफैक्ट वाइट नहीं, ब्राइट फ्रिंज जो मिलेगा वो एक सर्कुलर पैटर्न में मिलेगा। वैसे ही थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो डार्क फ्रिंज मिल जाएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर में आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। सो जो ब्राइट डार्क मिल रहा है वो एक सर्कुलर पैटर्न में मिल रहा है। क्लियर है?
सो ये कंसेंट्रिक सर्किल्स होगा इसका फ्रिंज। ये एक अलग टाइप का केस हुआ। दूसरा टाइप का केस ऐसा हुआ कि टू कोहेरेंट सोर्सेस कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रिफ्लेक्टेड इमेज, देन सेंट्रल फ्रिंज इज डार्क इंस्टेड ऑफ ब्राइट वन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाला जो सेटअप है ना, इसको समझने के लिए देखो कि एक सोर्स था और यहाँ पर एक मिरर डाल दिया गया, तो और फिर इस केस में आपको इंटरफेरेंस जो ऑब्जर्व हो रहा है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो जो सेकेंड सोर्स होगा ना, वो इसका रिफ्लेक्टेड इमेज बनेगा। तो ये वाला आपको S2 इसका सेकेंड आपको हो गया, ठीक है, सोर्स। सो लाइट रे लगेगा कि एक आपको S1 से आ रहा है और एक जो रिफ्लेक्टेड जो है ना वो इससे आ रहा है। अब रिफ्लेक्शन के कारण इसमें ऑलरेडी एक पाथ चेंज कितना हो गया, λ/2 का एक एक्स्ट्रा पाथ चेंज इंट्रोड्यूस हो गया। और ये देखो कि यदि इन दोनों को मान लोगे तो क्या है, परपेंडिकुलर आप यदि ड्रॉ करोगे तो ये 2D है, तो ये कितना हो जाएगा एक्स्ट्रा डिस्टेंस, 2D sin थीटा डेट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2D tan थीटा डेट इज 2D इंटू y/d। तो 2D इंटू y/t हो गया और एक और एक्स्ट्रा है λ/2 का डिफरेंस है। सो ये नेट पार्ट डिफरेंस इतना होगा, यदि n लैम्डा के इक्वल होगा तो आपको कंस्ट्रक्टिव का केस बन जाएगा। सो क्लियरली आप देख सकते हो, बोल सकते हो यहाँ से कि 2D इंटू y/2d यदि ऑड मल्टीपल्स ऑफ λ/2 होगा तो फिर आपको कंस्ट्रक्टिव या ब्राइट फ्रिंज का केस बनेगा। तो यहाँ पर इस सेंट्रल पॉइंट में यहाँ से भी इक्वल लग रहा है और यहाँ से भी इक्वल लग रहा है, लेकिन ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है ना, वो आपको क्या है, आपको λ/2 का पाथ डिफरेंस है या पाई का फेज डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डार्क फ्रिंज। क्लियर है। सो ये कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा इनफैक्ट। अब थर्ड केस देख लेते हैं। देखो ये केस सी बहुत अच्छा है। कभी कभी ये पूछ देगा आपको इस केस में कि यहाँ पर एक मिनिमा बनाना हो तो कैसे बनाओगे। तो इसमें देख रहे हो, इस पैटर्न को देख करके तुम समझ गए कि तुमको बेसिक से एकदम चलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से एक वेव ऐसे आया और फिर वेव यहाँ पर मिल गया, दूसरा वेव ऐसे आ गया। सो बेसिक से आपको निकालना होगा कि नेट पाथ डिफरेंस कितना आया। सो यदि इसके कारण, इन दोनों के कारण यहाँ तक में Δ1 आएगा तो इसमें भी आपको Δ1 आएगा। सो नेट पाथ डिफरेंस हो जाएगा Δ1 प्लस Δ1 डेट इज़ 2Δ1। और यही आपको मिनिमम के केस के लिए कितना होना चाहिए, 2n+1 इंटू λ/2, मैक्सिमम के लिए होना चाहिए n लैम्डा के इक्वल। सो आपको बेसिक से सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। यदि आप बेसिक से सॉल्व करना नहीं जानोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं सीख पाओगे। अब मान लेते हैं आपसे पूछा कि पॉइंट P पर निकालने के लिए, तो वहाँ पर के लिए कैसे निकालोगे। सो देखो यहाँ पर पॉइंट P के लिए मैं यहाँ पर फिगर बना देता हूँ। ऐसे एक आपको पार्ट डिफरेंस ये हो गया, फिर यहाँ पर के लिए ये पार्ट डिफरेंस हो जाएगा आपको d sin थीटा, ठीक है। और ये पार्ट डिफरेंस आपको एक्स्ट्रा एक कंसिडर करके फिर आपको अकॉर्डिंगली इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। सो इसमें कोई बहुत टफ नहीं, बहुत आसान है। केस ये देख लेते हैं, केस डी, ये बड़ा अच्छा केस है। सपोज करो कि ये इस टाइप का आपको अरेंजमेंट दिया जाए कि यहाँ पर से एक पैरेलल लाइट रे आया और एक स्लिट है, इसके बाद एक d1 डिस्टेंस पर एक मिरर है, ठीक है। सो आपको ये जो लाइट रे जाएगा इंटरफेरेंस करने, वो ये दोनों लाइट रे हो जाएगा, ये S1 डैश हो जाएगा और ऐसे ही ये आपको क्या हो जाएगा, S2 डैश हो जाएगा, जिनके बीच का गैप ये d डिस्टेंस हो गया। अब आप देखो ये भी चूंकि रिफ्लेक्टेड लाइट रे है तो पाई का फेज चेंज इसमें भी होगा, पाई का फेज चेंज इसमें भी होगा, इन दोनों में पाई का फेज चेंज होगा। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये तो आप काउंटर कर लिए। अब देखो कि यदि इसका इक्वेशन लिखना चाहोगे तो कितना होगा, d इंटू tan थीटा डेट इज tan थीटा हुआ y/, अब इसके डिनोमिनेटर में क्या होगा, आपको डिस्टेंस होता है सोर्स से स्क्रीन का। सो सोर्स से स्क्रीन का डिस्टेंस कितना हो गया, d1 प्लस d1 प्लस d2। सो d2 प्लस 2d1 इज इक्वल टू n लैम्डा की। देखो यहाँ पर मैंने n लैम्डा लिखा, आपको ऑड मल्टीपल नहीं लिखा क्योंकि ये भी आपको पाई से हुआ है, ये भी पाई से हुआ है। सो ये आपको किसका हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव का केस का, ठीक है। सो ऐसे करके आपको ना केस टू बाय केस में भी देखना पड़ेगा। ये कंसेप्ट जो है ना जेई के लिए बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यदि YDSC में लाइट रे इंसिडेंट हो किसी एंगल थीटा नॉट पर तो कैसे सॉल्व करेंगे। सो इसको हम लोग आराम से समझते हैं। देखो यहाँ पर लाइट रे क्या है कि एक एंगल पर इंसिडेंट हो रहा है। मैं एक और फिगर बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए।
देखो ऐसे आपको लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है इन दोनों पर, और ये एंगल जिस पर इंसिडेंट हो रहा है वो एंगल क्या है, थीटा नॉट है। सो ये एंगल यदि थीटा नॉट है तो आपको ये इनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना है वो निकालने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस पर। तो ये यदि ये एंगल थीटा नॉट है तो ये एंगल ये वाला क्या होगा, 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल भी आपको थीटा नॉट हो जाएगा। क्लियर है? सो ये यदि थीटा नॉट होगा तो ये डिस्टेंस क्या होगा, डी साइन थीटा नॉट। देखो ये वाला पॉइंट ना इस पॉइंट के साथ कोहेरेंट है। सो ये एक्स्ट्रा एक लेंथ है। एक्स्ट्रा लेंथ कितना है, डी साइन थीटा नॉट। सो यहाँ पर यदि ऐसे आएगा तो डी साइन थीटा नॉट इसमें हो जाएगा, और वैसे ही यदि ऐसे आएगा, सपोज करो कि ऐसे आ गया तो डी साइन थीटा नॉट इसमें हो जाएगा। क्लियर है? अब ये देखो ये डी साइन थीटा नॉट इसमें एक एक्स्ट्रा आ गया, तो पहले हम लोग सेंट्रल ब्राइट के बारे में सोचते हैं। तो सेंट्रल ब्राइट वैसा होता है जहाँ पर दोनों के लिए पाथ डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। सो इसमें ये ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा आ गया। इसका मतलब पहले वाले में हमको एक पाथ लेंथ एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस करना होगा। इट मीन्स कि इसको जो पहले यहाँ पर था ना उससे नीचे लाना होगा, तब तो इसको लंबा मिलेगा ना दूरी। मीन्स कि ये वाला पॉइंट ओ अब नीचे ओ डैश पे आ जाएगा। जो सेंट्रल ब्राइट जो ओ पर था अब वो ओ डैश पर आ जाएगा नीचे में, और कितना एंगल से आएगा, वो थीटा नॉट एंगल से आएगा। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे अभी। बिकॉज थीटा नॉट एंगल से यदि आएगा ना तो ये जो डिस्टेंस है ना डी साइन थीटा नॉट, यही एक एक्स्ट्रा हो जाएगा इंट्रोड्यूस डी साइन थीटा नॉट का। सो पार्ट डिफरेंस देखो जो कैलकुलेट करेंगे, इससे ऊपर में दिया आपको कैलकुलेट करना होगा। तो इसके ऊपर के लिए देखो ये पॉइंट आया ऐसे और यहाँ से ऐसे आया। सो यदि ये एंगल आप थीटा 1 मानोगे या थीटा ही मानो नॉर्मल, तो कितना हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस ये एक्स्ट्रा हो गया डी साइन थीटा। क्लियर है? डी साइन थीटा हो गया, और एक एक्स्ट्रा इसके कारण ऑलरेडी एडेड है तो ये हो गया डी साइन थीटा 0। सो इसको आप बोलोगे जब निकालना रहेगा P1 के लिए तो करोगे डी इंटू वाई बाई कैपिटल डी प्लस डी साइन थीटा 0 हो गया पार्ट डिफरेंस ऊपर के लिए। अब इन दोनों पॉइंट के लिए, इन दोनों आपको मालूम है कि सेंट्रल ब्राइट यहाँ पर आ गया है। सो इन दोनों पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा पार्ट डिफरेंस, देखो ये वाला S1 से जो आया है वो अब लंबा हो गया है। ठीक है, सो ये हो गया डी साइन थीटा 0 माइनस डी साइन थीटा। क्लियर है? ओ डैश पे आए तो ये आपको पार्ट डिफरेंस सेंट्रल ब्राइट के लिए 0 हो गया। जब 0 इक्वल इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट। तो यहाँ से हम लोग समझ जाएंगे कि जब ये थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट पे आएगा तो आपको सेंट्रल ब्राइट मिल जाएगा। क्लियर है? अब यदि इसके बिलो में जाओगे, इसके नीचे में जाओगे, तो जो ये डी साइन थीटा जो अपर वाला जो एक एक्स्ट्रा दूर में लंबा पाथ लेंथ क्रिएट कर दिया, वो डी साइन थीटा 0 से ज़्यादा हो गया, और इस कारण से जो नेट पाथ डिफरेंस है अब हो जाएगा डी साइन थीटा माइनस डी साइन थीटा 0। कोई डाउट होने से मुझसे पूछेगा, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा, बस इधर से उधर गोल गोल घुमाया जा रहा है। ठीक है, ताकि आपको ये जानना जरूरी है, अदरवाइज आप रन टाइम में वहाँ पर जेई के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाओगे यदि ये सब कंसेप्ट नहीं जानोगे तो। ठीक है, सो एक प्रॉब्लम है इस पर, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है ये, इनफैक्ट बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है कि एंगल पर आ भी रहा है और स्लिट भी दोनों पे लगा दिए। तब आपको कौन सा कंडीशन होगा कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज चेंज ना हो। बहुत ही आसान है लेकिन बहुत कंसेप्चुअल है, कुछ भी नहीं इसमें दिमाग लगाना है। यदि आपको कुछ भी दिक्कत है तो जो डीपीपी का प्रॉब्लम है उसको देखिए, आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो आई एम श्योर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें हम लोग इंटरफेरेंस के सारे कंसेप्ट को सीखे हैं, और अगला वीडियो में डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के सारे कंसेप्ट को हम लोग सीखेंगे। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। यदि आपको किसी पर्टिकुलर और दूसरे टॉपिक का चाहिए तो वो भी मुझसे बताइए, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।